अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। यूक्रेन से कई भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत में सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। ऐसे में कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जहां पर अम्बाला की बेटी यूक्रेन में फंसी हुई थी और उसने भारत सरकार से सुरक्षित उन्हें वापस भारत लाने की अपील की थी। अब अम्बाला की बेटी अम्बाला में सुरक्षित वापस आ चुकी है और इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नेहा पढ़ाई करने गई थी यूक्रेन में एमबीबीएस की और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुरक्षित घर लौटी है, क्या कुछ वहां के हालात रहे, किस तरह से इन्होंने मुश्किलों का सामना किया, ये सब हम इनसे बातचीत करेंगे। नेहा, सबसे पहले तो बताएं कि आप यूक्रेन में कितने समय पहले गई थी और क्या पढ़ाई वहां पर करने गई थी? मैं वहाँ 4 साल पहले गई थी और एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई थी। नेहा, किस तरह से वहां पर हालात थे, किस तरह की मुश्किलों का आपने सामना किया, क्योंकि लगातार बॉम्बिंग की जो तस्वीरें हैं वो मीडिया के सामने आ रही थी? वहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब थे। लाइक जब भी बॉम्बिंग हो रही थी हमें कहा गया था मेट्रोज़ में जाना है या बंकर्स में, जो भी चीज़ें अंडरग्राउंड है वहाँ जाना है। तो जैसे ही अलर्ट हो रहा था हम सारे मेट्रो में जा रहे थे। मेट्रो में काफ़ी 5-6 घंटे बिताने के बाद जैसे ही थोड़ा शांत होता था हम वापस आते थे, कुछ खाना वगैरह गैदर करते थे, फिर हम वापस मेट्रो या बंकर्स में रहते थे। नेहा, बॉम्बिंग जब से स्टार्ट हुई थी किस तरह से आप लोगों ने सरवाइव किया? अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, देखिए क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही थी कि खाने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में बच्चों को खाना मिल रहा था, तो कैसे सर्वाइवल रहा आपका? जैसे ये सब शुरू हुआ हमने देखा ग्रोसरी स्टोर्स में सब कुछ ख़त्म होने लगा, तो हम भी फटाफट भाग के गए, जो हाथ लगा वो हमने उठा लिया। फिर लाइक कुछ दिनों का सामान था हमारे पास, सो कुछ दिन सर्वाइव करना वाज इजी, बट उसके बाद इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट, पर तब तक मैं निकल चुकी थी वहाँ से। ठीक है नेहा, एक आप बताएं कि आपके साथ आपके कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो अम्बाला के थे या फिर कहीं और के थे? कैसे आप अकेली थी वहाँ पर या और भी जो भारत के छात्र थे वहाँ पर मौजूद? मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं रह रही थी वो काफ़ी अलग अलग जगह से थे। कोई पटना का था, कोई दिल्ली का, कोई बैंगलोर का। तो हम कुल मिला के 6 लोग थे। हम लोग साथ में रह रहे थे और जैसे कुछ हो रहा था हमने साथ में डिसाइड किया था कि हमें ये जगह छोड़नी है और हमें यहाँ से जाना होगा। नेहा, अगर बात करें पेरेंट्स की, देखिए किसी का बच्चा अगर बाहर होता है, वो भी यूक्रेन में, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर के हालात चल रहे हैं, ऐसे में काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही थी। पेरेंट्स से आपका कैसे कॉन्टैक्ट हो रहा था? उनको भी काफ़ी चिंता होगी, जाहिर सी बात है आपकी, तो किस तरह से उनसे कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे? किस तरह से उनको एक तरह से समझा भी रहे थे आपकी टेंशन मत लीजिए? क्या कुछ माहौल बना हुआ था घर का भी? जैसे मैंने शुरुआत में ही पेरेंट्स को बता दिया यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा मेट्रोज़ में छुपो। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं आपको हर 1 घंटे या 2 घंटे बाद टेक्स्ट करूँगी या मैसेज करूँगी या किसी और के फ़ोन से करूँगी, क्योंकि उनको कॉल करना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वो लोग ज़्यादा टेंशन में थे। तो इसीलिए कभी मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दे रही थी या फिर कभी नेट ऑफ, सब कुछ ऑफ करके रख रही थी ताकि थोड़ी चार्जिंग बची रहे, बिकॉज बंकर्स में चार्ज करना मुश्किल था। यूक्रेन में आप कौन सी सिटी में रुके हुए थे और वहाँ पर आपने जो अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से वीडियो भेजी थी हमें और सरकार से भी अपील की थी, उसमें आपने हालात दिखाए थे? आप कहाँ पर वहाँ पर रुके हुए थे और क्या कुछ वहाँ का माहौल रहा था बाकी बच्चों के बीच में भी? मैं यूक्रेन में खार्किव सिटी से हूँ जो बिल्कुल रशिया बॉर्डर पे है। सो वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। तो हम लोग वही, जब मैंने आपको वीडियो भेजी थी तो वो मेट्रो के अंदर की थी जो अंडरग्राउंड है, और सभी लोग वहाँ पे एक एक बेडशीट चादर बिछा के सब अपना सामान लेके वही बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से, और काफ़ी ठंड भी थी। ठीक है, और हमें ये भी बताएं कि अटैक होने से पहले, बॉम्बिंग जो वहाँ पर शुरू हुई, अटैक होने से पहले क्या एम्बेसी की तरफ से बच्चों को कोई अलर्ट भेजा गया था कि आप अपना सुरक्षित रहें या यहाँ से आप भारत लौट जाएं? कुछ ऐसा अलर्ट आपको भेजा गया था? जी, बस एक अलर्ट आया था कि अगर हो सकता है, तो इट वाज नॉट, वो ऐसा नहीं था कि जाओ बिल्कुल, वो था कि आप अगर आ सकते हो तो आ जाओ, अगर रहना है तो रहो। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हाँ आओ सभी मिलके, नहीं। तो इसलिए कॉलेजेस बंद हुए नहीं थे, तो हमने डिसाइड किया हम क्यों जाए जब कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए हम सब वहीं थे। अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्टली होता कि हाँ स्ट्रिक्टली आ जाओ सारे, तो शायद हम सारे आ चुके होते। आपने बताया कि आप खार्किव में रुकी हुई थी। खार्किव की काफ़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार कंटिन्यू वहाँ पर बॉम्बिंग हो रही है, काफ़ी धमाके हो रहे हैं, हालात काफ़ी ख़राब है वहाँ के। तो किस तरह से आप बॉर्डर पर पहुंची, किस तरह से आप भारत यहाँ पर वापस लौटी हैं? तो बॉर्डर पे पहुंचने के लिए हमने जो डे 2 था, सेकंड डे जब ये सब शुरू हुआ था, तो हमने सेकंड डे डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था कि हमें रेलवे स्टेशन जाना था।
ट्रेन लेने के लिए। हमने सोचा जो भी बॉर्डर के पास कोई ट्रेन मिलेगी हम उसमें चढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे हम वहाँ गए, जैसे हम ट्रेन के पास आए वहाँ पे बॉम्बिंग्स चालू हो गए, तो हम सब बहुत डर गए। वहाँ पे धक्का मुक्की हो गए, एक के ऊपर एक बच्चे गिर गए, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम वाली हालात हो गई। सब बहुत डर गए थे, मुझे पैनिक अटैक भी आ गया था, तो हम सारे छुप गए वहाँ से, तो हमें वो ट्रेन नहीं मिली। फिर दूसरी ट्रेन आई खार्किव से कीव तक की। कीव वॉज कैपिटल ऑफ कोर्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। खार्किव के बाद कीव ही है जहाँ पे ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम एटलीस्ट कीव तक पहुँचते हैं, ताकि कीव पहुँचने के बाद हम उसके बाद जो भी ट्रेन मिलेगी बॉर्डर की, तो हम वहाँ से बॉर्डर के लिए ट्रेन ले लेंगे। फिर हम कीव पहुँचे, फिर हमने बॉर्डर के लिए, फिर वहाँ पे जैसे कीव पहुँचने के बाद वहाँ पे अलर्ट हो जाता है कि आपको यहाँ से जाना है जल्द से जल्द, और वहाँ पे ट्रेन का शेड्यूल कुछ ठीक से नहीं रखा हुआ था। फिर हमने वहाँ के वासियों से पूछा कि आपको पता है ये ट्रेन कहाँ जा रही है, तो उन्होंने हमें एक ट्रेन बताया। हमने बिना कुछ सोचे उसमें बैठ गए, बहुत भीड़ थी। फिर वो ट्रेन जा रही थी विनित्सिया, बॉर्डर के काफ़ी 10-12 घंटे क्लोज। फिर हम विनित्सिया पहुँचे, फिर विनित्सिया से हमने बस करी जो कि काफ़ी कॉस्टली हुई। फिर हम बस से बॉर्डर पहुँचे। बॉर्डर भी उसने, बस वाले ने हमें कुछ 15 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। हमने उसे पैसे ऑफ़र किए कि आप पैसे ले लो और प्लीज़ आगे छोड़ दो, बट उसने बोला नहीं, हम वहीं छोड़ेंगे। और उस टाइम रात के 1 या 2 बज रहे होंगे और माइनस में था टेम्परेचर, तो हम वहाँ से करीब 3 से 4 घंटे पैदल चल के बॉर्डर तक गए। ठीक है, बहुत ही काफ़ी मुश्किल हालातों से आप वहाँ पर गुजरे हैं। आपने जैसे कहा, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, आप पर तो ये बीती है। और ये बताइए कि आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड्स भी वापस आए होंगे, कितने लोग आपके साथ भारतीय जो नागरिक हैं, भारतीय छात्र हैं, वो वापस आए हैं? जिस सिटी से मैं आई हूँ खार्किव, वहाँ से उस टाइम के लिए हम बस 6 लोग निकले थे। हम सिर्फ 6 लोगों ने फैसला लिया था कि हाँ हमें यहाँ से निकलना है। हमने अपने दोस्तों से पूछा, बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि कहा गया था मेट्रोस के अंदर ही रहे, बट लेकिन हमने हिम्मत करी, हमने डिसाइड किया हमें यहाँ से निकलना है। तो मेरी सिटी से सिर्फ 6 लोग थे। बाकी जो ऑलरेडी बॉर्डर्स पे सिटीज़ हैं जैसे चेरनोवित्सी, टर्नोपिल, लवीव, वहाँ से 1000-2000 की संख्या में बच्चे थे, लेकिन खार्किव सिटी से सिर्फ 6 लोग निकले थे। सोशल मीडिया पर नेहा कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर भारतीय तिरंगा लगाकर गाड़ी के निकलते हैं तो उस गाड़ी को नहीं रोका जाता। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी, इस बात पे सच्चाई है। हमारी बस के आगे भी तिरंगे का झंडा लगाया गया था फॉर सेफ्टी, कि अगर रशियंस ने कुछ देखा भी तो, या इंडिया का झंडा देख के शायद वो हमें छोड़ दें। ठीक है। और एक और वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रही थी कि बॉर्डर पर आर्मी द्वारा लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया गया है, मारपीट की गई है। क्या कुछ सच्चाई है? आप हालात से गुजर कर आई हैं, ऐसे क्या कुछ सच्चाई है इस बात में? एक्चुअली में जो बॉर्डर के लिए जो बैरियर्स बनाए जाते हैं कि इसके आगे नहीं जाना है, तो वहाँ पर इंडियंस काफ़ी धक्का मुक्की कर रहे थे। इंडियंस ही नहीं, काफ़ी अलग अलग जगहों के बच्चे भी धक्का मुक्की कर रहे थे। जो गाड़ियाँ आ रही थी, वैन्स आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। एम्बुलेंस कुछ भी आ रहे थे, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। इसलिए इस चक्कर में काफ़ी टाइम बाद यूक्रेनियन आर्मी थोड़ा उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने थोड़ी फायरिंग चालू कर दी और सबको डराना शुरू कर दिया, तो वही वीडियोस वायरल हुई हैं। ओके, ठीक है। देखिए नेहा, जब आप यूक्रेन में थी, ऐसे हालातों के बीच में थी, तब आपके पेरेंट्स को काफ़ी चिंता हुई होगी, लेकिन फिलहाल आप घर पे सुरक्षित लौटी हैं। जब आप घर पे पहुंची तो किस तरह का माहौल पेरेंट्स में देखने को मिला? किस तरह की खुशी उनके चेहरे पर आई, वो थोड़ा बयान कीजिए। पेरेंट्स तो बहुत खुश थे। सारे रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले सभी मेरे पास आए, मेरा स्वागत किया। हाँ, वो सब बहुत खुश थे, बट एक अंदर से वो मायूसी भी थी कि बाकी बच्चे भी आ जाए, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त वहीं पे थे फंसे हुए। बाकी अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इंडियन जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं बुरे हालातों के बीच में। क्या कुछ आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगी कि उन बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आएँ? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये तो बोल दिया गया कि बॉर्डर के पास आ जाओ, हम तुम्हें ले जाएंगे, बट अपने अपने शहरों से बॉर्डर तक का सफ़र बहुत कठिन है। तो बस उसका एक अरेंजमेंट किया जाए कि वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचाने का, क्योंकि उसी बीच रास्ते में बॉम्बिंग्स हो रही है, रशियंस अटैक कर रहे हैं, वही एक कठिन रास्ता है। तो वहीं पे एक हेल्प चाहिए कि हाँ, आप वहाँ से हमें बॉर्डर तक पहुँचाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए।
तो ये है अंबाला की बेटी नेहा, जो यूक्रेन से सुरक्षित भारत लौटी हैं, अंबाला वापस लौटी हैं। भारत वापस लौटने के बाद इनके पेरेंट्स में जाहिर सी बात है कि खुशी की लहर है। जब अपना बच्चा इतनी मुसीबतों से निकलकर सुरक्षित घर लौटता है तो पेरेंट्स भी काफी खुश होते हैं। ऐसे में नेहा ने यह भी भारत सरकार से अपील की है कि जितने भी बच्चे अभी मुश्किल हालातों में यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनका भी अच्छा अरेंजमेंट भारत सरकार करे ताकि उनको भी सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। बता दें कि अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से नेहा ने पहले भी भारत सरकार से अपील की थी और एक बार फिर से भारत सरकार से उनकी गुहार है कि बाकी बच्चों को भी सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। फिलहाल अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। यूक्रेन से कई भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत में सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। ऐसे में कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जहां पर अंबाला की बेटी यूक्रेन में फंसी हुई थी और उसने भारत सरकार से सुरक्षित उन्हें वापस भारत लाने की अपील की थी। अब अंबाला की बेटी अंबाला में सुरक्षित वापस आ चुकी है और इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नेहा। नेहा पढ़ाई करने गई थी यूक्रेन में एमबीबीएस की और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सुरक्षित घर लौटी है। क्या कुछ वहां के हालात रहे, किस तरह से इन्होंने मुश्किलों का सामना किया, ये सब हम इनसे बातचीत करेंगे। नेहा, सबसे पहले तो बताएं कि आप यूक्रेन में कितने समय पहले गई थी और क्या पढ़ाई वहां पर करने गई थी? मैं वहाँ 4 साल पहले गई थी और एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई थी। नेहा, किस तरह से वहां पर हालात थे, किस तरह की मुश्किलों का आपने सामना किया, क्योंकि लगातार बॉम्बिंग की जो तस्वीरें हैं वो मीडिया के सामने आ रही थी? वहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब थे। लाइक जब भी बॉम्बिंग हो रही थी हमें कहा गया था मेट्रोज़ में जाना है या बंकर्स में, जो भी चीज़ें अंडरग्राउंड है वहाँ जाना है। तो जैसे ही अलर्ट हो रहा था हम सारे मेट्रो में जा रहे थे। मेट्रो में काफ़ी 5-6 घंटे बिताने के बाद जैसे ही थोड़ा शांत होता था हम वापस आते थे, कुछ खाना वगैरह गैदर करते थे, फिर हम वापस मेट्रो या बंकर्स में रहते थे। नेहा, बॉम्बिंग जब से स्टार्ट हुई थी किस तरह से आप लोगों ने सरवाइव किया? अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, देखिए क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही थी कि खाने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में बच्चों को खाना मिल रहा था, तो कैसे सर्वाइवल रहा आपका? जैसे ये सब शुरू हुआ हमने देखा ग्रोसरी स्टोर्स में सब कुछ ख़त्म होने लगा, तो हम भी फटाफट भाग के गए, जो हाथ लगा वो हमने उठा लिया। फिर लाइक कुछ दिनों का सामान था हमारे पास, सो कुछ दिन सर्वाइव करना वाज इजी, बट उसके बाद इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट, पर तब तक मैं निकल चुकी थी वहाँ से। ठीक है नेहा, एक आप बताएं कि आपके साथ आपके कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो अंबाला के थे या फिर कहीं और के थे? कैसे आप अकेली थी वहाँ पर या और भी जो भारत के छात्र थे वहाँ पर मौजूद? मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं रह रही थी वो काफ़ी अलग अलग जगह से थे। कोई पटना का था, कोई दिल्ली का, कोई बैंगलोर का। तो हम कुल मिला के 6 लोग थे। हम लोग साथ में रह रहे थे और जैसे ही कुछ हो रहा था हमने साथ में डिसाइड किया था कि हमें ये जगह छोड़नी है और हमें यहाँ से जाना होगा। नेहा, अगर बात करें पेरेंट्स की, देखिए किसी का बच्चा अगर बाहर होता है, वो भी यूक्रेन में, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर के हालात चल रहे हैं, ऐसे में काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही थी। पेरेंट्स से आपका कैसे कॉन्टैक्ट हो रहा था? उनको भी काफ़ी चिंता होगी, जाहिर सी बात है आपकी, तो किस तरह से उनसे कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे? किस तरह से उनको एक तरह से समझा भी रहे थे आपकी टेंशन मत लीजिए? क्या कुछ माहौल बना हुआ था घर का भी? जैसे मैंने शुरुआत में ही पेरेंट्स को बता दिया यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा मेट्रोज़ में छुपो। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं आपको हर 1 घंटे या 2 घंटे बाद टेक्स्ट करूँगी या मैसेज करूँगी या किसी और के फ़ोन से करूँगी, क्योंकि उनको कॉल करना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वो लोग ज़्यादा टेंशन में थे। तो इसीलिए कभी मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दे रही थी या फिर कभी नेट ऑफ, सब कुछ ऑफ करके रख रही थी ताकि थोड़ी चार्जिंग बची रहे, बिकॉज बंकर्स में चार्ज करना मुश्किल था। यूक्रेन में आप कौन सी सिटी में रुके हुए थे और वहाँ पर आपने जो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से वीडियो भेजी थी हमें और सरकार से भी अपील की थी, उसमें आपने हालात दिखाए थे, आप कहाँ पर वहाँ पर रुके हुए थे और क्या कुछ वहाँ का माहौल रहा था बाकी बच्चों के बीच में भी? मैं यूक्रेन में खार्किव सिटी से हूँ जो बिल्कुल रशिया बॉर्डर पे है। सो वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। तो हम लोग वही, जब मैंने आपको वीडियो भेजी थी तो वो मेट्रो के अंदर की थी जो अंडरग्राउंड है, और सभी लोग वहाँ पे एक एक बेडशीट चादर बिछा के सब अपना सामान लेके वहीं बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से, और काफ़ी ठंड भी थी। ठीक है, और हमें ये भी बताएं कि अटैक होने से पहले, बॉम्बिंग जो वहाँ पर शुरू हुई, अटैक होने से पहले क्या एम्बेसी की तरफ से बच्चों को कोई अलर्ट भेजा गया था कि आप अपना सुरक्षित रहें या यहाँ से आप भारत लौट जाएं? कुछ ऐसा अलर्ट आपको भेजा गया था? जी, बस एक अलर्ट आया था कि अगर हो सकता है तो, इट वाज नॉट, वो ऐसा नहीं था कि जाओ बिल्कुल,
वो था कि आप अगर आ सकते हो तो आ जाओ, अगर रहना है तो रहो। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हाँ आओ सभी मिलके, नहीं। तो इसीलिए कॉलेजेस बंद हुए नहीं थे, तो हमने डिसाइड किया हम क्यों जाए जब कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए हम सब वहीं थे। अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्टली होता कि हाँ स्ट्रिक्टली आ जाओ सारे, तो शायद हम सारे आ चुके होते। आपने बताया कि आप खारकिव में रुकी हुई थी। खारकिव की काफ़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार कंटिन्यू वहाँ पर बॉम्बिंग हो रही है, काफ़ी धमाके हो रहे हैं, हालात काफ़ी ख़राब हैं वहाँ के। तो किस तरह से आप बॉर्डर पर पहुँची, किस तरह से आप भारत यहाँ पर वापस लौटी हैं? तो बॉर्डर पे पहुंचने के लिए हमने जो डे 2 था, सेकंड डे जब ये सब शुरू हुआ था, तो हमने सेकंड डे डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था कि हमें रेलवे स्टेशन जाना था ट्रेन लेने के लिए। हमने सोचा जो भी बॉर्डर के पास कोई ट्रेन मिलेगी हम उसमें चढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे हम वहाँ गए, जैसे हम ट्रेन के पास आए, वहाँ पे बॉम्बिंग्स चालू हो गए। तो हम सब बहुत डर गए, वहाँ पे धक्का मुक्की हो गए, एक के ऊपर एक बच्चे गिर गए। तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम वाली हालात हो गई, सब बहुत डर गए थे, मुझे पैनिक अटैक भी आ गया था। तो हम सारे छुप गए वहाँ से, तो हमें वो ट्रेन नहीं मिली। फिर दूसरी ट्रेन आई खारकिव से कीव तक की। कीव वॉज कैपिटल ऑफ कोर्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। खारकिव के बाद कीवी है जहाँ पे ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम एटलीस्ट कीव तक पहुँचते हैं, ताकि कीव पहुँचने के बाद हमें उसके बाद जो भी ट्रेन मिलेगी बॉर्डर की, तो हम वहाँ से बॉर्डर के लिए ट्रेन ले लेंगे। फिर हम कीव पहुँचे, फिर हमने बॉर्डर के लिए, फिर वहाँ पे जैसे कीव पहुँचने के बाद वहाँ पे अलर्ट हो जाता है कि आपको यहाँ से जाना है जल्द से जल्द। और वहाँ पे ट्रेन्स का शेड्यूल कुछ ठीक से नहीं रखा हुआ था। फिर हमने वहाँ के वासियों से पूछा कि आपको पता है ये ट्रेन कहाँ जा रही है? तो उन्होंने हमें एक ट्रेन बताया, हमने बिना कुछ सोचे उसमें बैठ गए। बहुत भीड़ थी। फिर वो ट्रेन जा रही थी विनित्सिया, बॉर्डर के काफ़ी 10-12 घंटे क्लोज। फिर हम विनित्सिया पहुँचे। फिर विनित्सिया से हमने बस करी जो कि काफ़ी कॉस्टली हुई। फिर हम बस से बॉर्डर पहुँचे। बॉर्डर भी उसने, बस वाले ने हमें कुछ 15 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। हमने उसे पैसे ऑफर किए कि आप पैसे ले लो और प्लीज़ आगे छोड़ दो, बट उसने बोला नहीं हम वहीं छोड़ेंगे। और उस टाइम रात के 1 या 2 बज रहे होंगे और माइनस में था टेम्परेचर। तो हम वहाँ से करीब 3 से 4 घंटे पैदल चल के बॉर्डर तक गए। ठीक है, बहुत ही काफ़ी मुश्किल हालातों से आप वहाँ पर गुजरे हैं। आपने जैसे कहा, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, आप पर तो ये बीती है। और ये बताइए कि आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड्स भी वापस आए होंगे, कितने लोग आपके साथ भारतीय जो नागरिक हैं, भारतीय छात्र हैं, वो वापस आए हैं? जिस सिटी से मैं आई हूँ खारकिव, वहाँ से उस टाइम के लिए हम बस 6 लोग निकले थे। हम सिर्फ 6 लोगों ने फैसला लिया था कि हाँ हमें यहाँ से निकलना है। हमने अपने दोस्तों से पूछा, बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि कहा गया था मेट्रोस के अंदर ही रहे, बट लेकिन हमने हिम्मत करी, हमने डिसाइड किया हमें यहाँ से निकलना है। तो मेरी सिटी से सिर्फ 6 लोग थे। बाकी जो ऑलरेडी बॉर्डर्स पे सिटीज़ हैं जैसे चेरनिवेत्सी, टर्नोपिल, लवीव, वहाँ से 1000-2000 की संख्या में बच्चे थे, लेकिन खारकिव सिटी से सिर्फ 6 लोग निकले थे। सोशल मीडिया पर नेहा कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर भारतीय तिरंगा लगाकर गाड़ी के निकलते हैं तो उस गाड़ी को नहीं रोका जाता। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी, इस बात पे सच्चाई है। हमारी बस के आगे भी तिरंगे का झंडा लगाया गया था फॉर सेफ्टी, कि अगर रशियंस ने कुछ देखा भी तो, या इंडिया का झंडा देख के शायद वो हमें छोड़ दें। ठीक है। और एक और वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रही थी कि बॉर्डर पर आर्मी द्वारा लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया गया है, मारपीट की गई है। क्या कुछ सच्चाई है? आप हालात से गुजर कर आई हैं ऐसे, क्या कुछ सच्चाई है इस बात में? एक्चुअली में जो बॉर्डर के लिए जो बैरियर्स बनाए जाते हैं कि इसके आगे नहीं जाना है, तो वहाँ पर इंडियंस काफ़ी धक्का मुक्की कर रहे थे। इंडियंस ही नहीं, काफ़ी अलग अलग जगहों के बच्चे भी धक्का मुक्की कर रहे थे। जो गाड़ी आ रही थी, वैन्स आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। एम्बुलेंस कुछ भी आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। इसलिए इस चक्कर में काफ़ी टाइम बाद यूक्रेनियन आर्मी थोड़ा उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने थोड़ी फायरिंग चालू कर दी और सबको डराना शुरू कर दिया। तो वही वीडियोस वायरल हुई हैं। ओके, ठीक है। देखिए नेहा, जब आप यूक्रेन में थी, ऐसे हालातों के बीच में थी, तब आपके पेरेंट्स को काफ़ी चिंता हुई होगी, लेकिन फिलहाल आप घर पे सुरक्षित लौटी हैं। जब आप घर पे पहुंची तो किस तरह का माहौल पेरेंट्स में देखने को मिला? किस तरह की खुशी उनके चेहरे पर आई, वो थोड़ा बयान कीजिए। पेरेंट्स तो बहुत खुश थे। सारे रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले सभी मेरे पास आए, मेरा स्वागत किया। हाँ, वो सब बहुत खुश थे। बट एक अंदर से वो मायूसी भी थी कि बाकी बच्चे भी आ जाए, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त वहीं पे थे फंसे हुए। बाकी अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इंडियन जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं बुरे हालातों के बीच में। क्या कुछ आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगी कि उन बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आएँ? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये तो बोल दिया गया कि बॉर्डर के पास आ जाओ, हम तुम्हें ले जाएंगे,
बट अपने अपने शहरों से बॉर्डर तक का सफ़र बहुत कठिन है। तो बस उसका एक अरेंजमेंट किया जाए कि वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचाने का, क्योंकि उसी बीच रास्ते में बॉम्बिंग्स हो रही है, रशियंस अटैक कर रहे हैं, वही एक कठिन रास्ता है। तो वहीं पे एक हेल्प चाहिए कि हाँ आप वहाँ से हमें बॉर्डर तक पहुँचाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो ये है अंबाला की बेटी नेहा, जो यूक्रेन से सुरक्षित भारत लौटी हैं, अंबाला वापस लौटी हैं। भारत वापस लौटने के बाद इनके पेरेंट्स में जाहिर सी बात है कि खुशी की लहर है। जब अपना बच्चा इतनी मुसीबतों से निकलकर सुरक्षित घर लौटता है तो पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होते हैं। ऐसे में नेहा ने यह भी भारत सरकार से अपील की है कि जितने भी बच्चे अभी मुश्किल हालातों में यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनका भी अच्छा अरेंजमेंट भारत सरकार करे ताकि उनको भी सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। बता दें कि अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से नेहा ने पहले भी भारत सरकार से अपील की थी और एक बार फिर से भारत सरकार से उनकी गुहार है कि बाकी बच्चों को भी सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। फिलहाल अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। यूक्रेन से कई भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत में सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। ऐसे में कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जहां पर अंबाला की बेटी यूक्रेन में फंसी हुई थी और उसने भारत सरकार से सुरक्षित उन्हें वापस भारत लाने की अपील की थी। अब अंबाला की बेटी अंबाला में सुरक्षित वापस आ चुकी है और इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नेहा। नेहा पढ़ाई करने गई थी यूक्रेन में MBBS की और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सुरक्षित घर लौटी है। क्या कुछ वहां के हालात रहे, किस तरह से इन्होंने मुश्किलों का सामना किया, ये सब हम इनसे बातचीत करेंगे। नेहा, सबसे पहले तो बताएं कि आप यूक्रेन में कितने समय पहले गई थी और क्या पढ़ाई वहां पर करने गई थी? मैं वहाँ 4 साल पहले गई थी और MBBS की पढ़ाई करने गई थी। नेहा, किस तरह से वहां पर हालात थे, किस तरह की मुश्किलों का आपने सामना किया, क्योंकि लगातार बॉम्बिंग की जो तस्वीरें हैं वो मीडिया के सामने आ रही थी? वहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब थे। लाइक जब भी बॉम्बिंग हो रही थी हमें कहा गया था मेट्रोज में जाना है या बंकर्स में, जो भी चीज़ें अंडरग्राउंड है वहाँ जाना है। तो जैसे ही अलर्ट हो रहा था हम सारे मेट्रो में जा रहे थे। मेट्रो में काफ़ी 5-6 घंटे बिताने के बाद जैसे ही थोड़ा शांत होता था हम वापस आते थे, कुछ खाना वगैरह गैदर करते थे, फिर हम वापस मेट्रो या बंकर्स में रहते थे। नेहा, बॉम्बिंग जब से स्टार्ट हुई थी किस तरह से आप लोगों ने सरवाइव किया? अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, देखिए क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही थी कि खाने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में बच्चों को खाना मिल रहा था, तो कैसे सर्वाइवल रहा आपका? जैसे ये सब शुरू हुआ हमने देखा ग्रोसरी स्टोर्स में सब कुछ ख़त्म होने लगा, तो हम भी फटाफट भाग के गए, जो हाथ लगा वो हमने उठा लिया। फिर लाइक कुछ दिनों का सामान था हमारे पास, सो कुछ दिन सर्वाइव करना वाज इजी, बट उसके बाद इट वाज गेटिंग डिफ़िकल्ट, पर तब तक मैं निकल चुकी थी वहाँ से। ठीक है नेहा, एक आप बताएं कि आपके साथ आपके कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो अंबाला के थे या फिर कहीं और के थे? कैसे आप अकेली थी वहाँ पर या और भी जो भारत के छात्र थे वहाँ पर मौजूद? मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं रह रही थी वो काफ़ी अलग अलग जगह से थे। कोई पटना का था, कोई दिल्ली का, कोई बैंगलोर का। तो हम कुल मिला के 6 लोग थे। हम लोग साथ में रह रहे थे और जैसे ही कुछ हो रहा था हमने साथ में डिसाइड किया था कि हमें ये जगह छोड़नी है और हमें यहाँ से जाना होगा। नेहा, अगर बात करें पेरेंट्स की, देखिए किसी का बच्चा अगर बाहर होता है, वो भी यूक्रेन में, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर के हालात चल रहे हैं, ऐसे में काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही थी। पेरेंट्स से आपका कैसे कॉन्टैक्ट हो रहा था? उनको भी काफ़ी चिंता होगी, जाहिर सी बात है आपकी, तो किस तरह से उनसे कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे? किस तरह से उनको एक तरह से समझा भी रहे थे आपकी टेंशन मत लीजिए? क्या कुछ माहौल बना हुआ था घर का भी? जैसे मैंने शुरुआत में ही पेरेंट्स को बता दिया यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा मेट्रोज में छुपो। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं आपको हर 1 घंटे या 2 घंटे बाद टेक्स्ट करूँगी या मैसेज करूँगी या किसी और के फ़ोन से करूँगी, क्योंकि उनको कॉल करना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वो लोग ज़्यादा टेंशन में थे। तो इसीलिए कभी मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दे रही थी या फिर कभी नेट ऑफ, सब कुछ ऑफ करके रख रही थी ताकि थोड़ी चार्जिंग बची रहे, बिकॉज बंकर्स में चार्ज करना मुश्किल था। यूक्रेन में आप कौन सी सिटी में रुके हुए थे और वहाँ पर आपने जो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से वीडियो भेजी थी हमें और सरकार से भी अपील की थी, उसमें आपने हालात दिखाए थे? आप कहाँ पर वहाँ पर रुके हुए थे और क्या कुछ वहाँ का माहौल रहा था बाकी बच्चों के बीच में भी? मैं यूक्रेन में खार्किव सिटी से हूँ जो बिल्कुल रशिया बॉर्डर पे है। सो वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे।
तो हम लोग वही जब मैंने आपको वीडियो भेजी थी तो वो मेट्रो के अंदर की थी जो अंडरग्राउंड है, और सभी लोग वहाँ पे एक एक बेडशीट चादर बिछा के सब अपना सामान लेके वहीं बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से, और काफ़ी ठंड भी थी। ठीक है, और हमें ये भी बताएं कि अटैक होने से पहले, बॉम्बिंग जो वहाँ पर शुरू हुई, अटैक होने से पहले क्या एम्बेसी की तरफ से बच्चों को कोई अलर्ट भेजा गया था कि आप अपना सुरक्षित रहें या यहाँ से आप भारत लौट जाएं, कुछ ऐसा अलर्ट आपको भेजा गया था? जी, बस एक अलर्ट आया था कि अगर हो सकता है तो इट वाज नॉट, वो ऐसा नहीं था कि जाओ बिल्कुल, वो था कि आप अगर आ सकते हो तो आ जाओ, अगर रहना है तो रहो। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हाँ आओ सभी मिलके, नहीं। तो इसलिए कॉलेजेस बंद हुए नहीं थे, तो हमने डिसाइड किया हम क्यों जाए जब कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए हम सब वहीं थे। अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्टली होता कि हाँ स्ट्रिक्टली आ जाओ सारे, तो शायद हम सारे आ चुके होते। आपने बताया कि आप खारकिव में रुकी हुई थी, खारकिव की काफ़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार कंटिन्यू वहाँ पर बॉम्बिंग हो रही है, काफ़ी धमाके हो रहे हैं, हालात काफ़ी ख़राब है वहाँ के। तो किस तरह से आप बॉर्डर पर पहुंची, किस तरह से आप भारत यहाँ पर वापस लौटी हैं? तो बॉर्डर पे पहुंचने के लिए हमने जो डे 2 था, सेकंड डे जब ये सब शुरू हुआ था, तो हमने सेकंड डे डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था कि हमें रेलवे स्टेशन जाना था ट्रेन लेने के लिए। हमने सोचा जो भी बॉर्डर के पास कोई ट्रेन मिलेगी हम उसमें चढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे हम वहाँ गए, जैसे हम ट्रेन के पास आए वहाँ पे बॉम्बिंग्स चालू हो गए, तो हम सब बहुत डर गए, वहाँ पे धक्का मुक्की हो गए, एक के ऊपर एक बच्चे गिर गए, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम वाली हालात हो गई, सब बहुत डर गए थे, मुझे पैनिक अटैक भी आ गया था, तो हम सारे छुप गए वहाँ से, तो हमें वो ट्रेन नहीं मिली। फिर दूसरी ट्रेन आई खारकिव से कीव तक की, कीव वॉज कैपिटल ऑफ कोर्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, खारकिव के बाद कीवी है जहाँ पे ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम एटलीस्ट कीव तक पहुँचते हैं, ताकि कीव पहुँचने के बाद हम उसके बाद जो भी ट्रेन मिलेगी बॉर्डर की, तो हम वहाँ से बॉर्डर के लिए ट्रेन ले लेंगे। फिर हम कीव पहुँचे, फिर हमने बॉर्डर के लिए, फिर वहाँ पे जैसे कीव पहुँचने के बाद वहाँ पे अलर्ट हो जाता है कि आपको यहाँ से जाना है जल्द से जल्द, और वहाँ पे ट्रेन का शेड्यूल कुछ ठीक से नहीं रखा हुआ था। फिर हमने वहाँ के वासियों से पूछा कि आपको पता है ये ट्रेन कहाँ जा रही है, तो उन्होंने हमें एक ट्रेन बताया, हमने बिना कुछ सोचे उसमें बैठ गए, बहुत भीड़ थी। फिर वो ट्रेन जा रही थी विनित्सिया, बॉर्डर के काफ़ी 10-12 घंटे क्लोज। फिर हम विनित्सिया पहुँचे, फिर विनित्सिया से हमने बस करी जो कि काफ़ी कॉस्टली हुई, फिर हम बस से बॉर्डर पहुँचे। बॉर्डर भी उसने, बस वाले ने हमें कुछ 15 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। हमने उसे पैसे ऑफर किए कि आप पैसे ले लो और प्लीज़ आगे छोड़ दो, बट उसने बोला नहीं हम वहीं छोड़ेंगे। और उस टाइम रात के 1 या 2 बज रहे होंगे और माइनस में था टेम्परेचर, तो हम वहाँ से करीब 3 से 4 घंटे पैदल चल के बॉर्डर तक गए। ठीक है, बहुत ही काफ़ी मुश्किल हालातों से आप वहाँ पर गुजरे हैं। आपने जैसे कहा हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, आप पर तो ये बीती है। और ये बताइए कि आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड्स भी वापस आए होंगे, कितने लोग आपके साथ भारतीय जो नागरिक हैं, भारतीय छात्र हैं, वो वापस आए हैं? जिस सिटी से मैं आई हूँ खारकिव, वहाँ से उस टाइम के लिए हम बस 6 लोग निकले थे। हम सिर्फ 6 लोगों ने फैसला लिया था कि हाँ हमें यहाँ से निकलना है। हमने अपने दोस्तों से पूछा, बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि कहा गया था मेट्रोस के अंदर ही रहे, बट लेकिन हमने हिम्मत करी, हमने डिसाइड किया हमें यहाँ से निकलना है। तो मेरी सिटी से सिर्फ 6 लोग थे। बाकी जो ऑलरेडी बॉर्डर्स पे सिटीज़ हैं जैसे चेरनोवित्सी, टर्नोपिल, लवीव, वहाँ से 1000-2000 की संख्या में बच्चे थे, लेकिन खारकिव सिटी से सिर्फ 6 लोग निकले थे। सोशल मीडिया पर नेहा कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर भारतीय तिरंगा लगाकर गाड़ी के निकलते हैं तो उस गाड़ी को नहीं रोका जाता। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी, इस बात पे सच्चाई है। हमारी बस के आगे भी तिरंगे का झंडा लगाया गया था फॉर सेफ्टी, कि अगर रशियंस ने कुछ देखा भी तो, या इंडिया का झंडा देख के शायद वो हमें छोड़ दें। ठीक है, और एक और वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रही थी कि बॉर्डर पर आर्मी द्वारा लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया गया है, मारपीट की गई है। क्या कुछ सच्चाई है? आप हालात से गुजर कर आई हैं, ऐसे क्या कुछ सच्चाई है इस बात में? एक्चुअली में जो बॉर्डर के लिए जो बैरियर्स बनाए जाते हैं कि इसके आगे नहीं जाना है, तो वहाँ पर इंडियंस काफ़ी धक्का मुक्की कर रहे थे। इंडियंस ही नहीं, काफ़ी अलग अलग जगहों के बच्चे भी धक्का मुक्की कर रहे थे। जो गाड़ियाँ आ रही थी, वैन्स आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। एम्बुलेंस कुछ भी आ रही थी उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। इसलिए इस चक्कर में काफ़ी टाइम बाद यूक्रेनियन आर्मी थोड़ा उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने थोड़ी फायरिंग चालू कर दी और सबको डराना शुरू कर दिया, तो वही वीडियोस वायरल हुई है। ओके, ठीक है। देखिए नेहा, जब आप यूक्रेन में थी, ऐसे हालातों के बीच में थी, तब आपके पेरेंट्स को काफ़ी चिंता हुई होगी, लेकिन फिलहाल आप घर पे
सुरक्षित लौटी हैं। जब आप घर पे पहुंची तो किस तरह का माहौल पेरेंट्स में देखने को मिला, किस तरह की खुशी उनके चेहरे पर आई, वो थोड़ा बयान कीजिए। पेरेंट्स तो बहुत खुश थे। सारे रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले सभी मेरे पास आए, मेरा स्वागत किया। हाँ, वो सब बहुत खुश थे। बट एक अंदर से वो मायूसी भी थी कि बाकी बच्चे भी आ जाए, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त वहीं पे थे फंसे हुए। बाकी अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इंडियन जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं बुरे हालातों के बीच में। क्या कुछ आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगी कि उन बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आएँ? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये तो बोल दिया गया कि बॉर्डर के पास आ जाओ, हम तुम्हें ले जाएंगे, बट अपने अपने शहरों से बॉर्डर तक का सफ़र बहुत कठिन है। तो बस उसका एक अरेंजमेंट किया जाए कि वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचाने का, क्योंकि उसी बीच रास्ते में बॉम्बिंग्स हो रही है, रशियंस अटैक कर रहे हैं, वही एक कठिन रास्ता है। तो वहीं पे एक हेल्प चाहिए कि हाँ, आप वहाँ से हमें बॉर्डर तक पहुँचाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो ये है अंबाला की बेटी नेहा, जो यूक्रेन से सुरक्षित भारत लौटी हैं, अंबाला वापस लौटी हैं। भारत वापस लौटने के बाद इनके पेरेंट्स में जाहिर सी बात है कि खुशी की लहर है। जब अपना बच्चा इतनी मुसीबतों से निकलकर सुरक्षित घर लौटता है तो पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होते हैं। ऐसे में नेहा ने यह भी भारत सरकार से अपील की है कि जितने भी बच्चे अभी मुश्किल हालातों में यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनका भी अच्छा अरेंजमेंट भारत सरकार करे ताकि उनको भी सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। बता दें कि अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से नेहा ने पहले भी भारत सरकार से अपील की थी और एक बार फिर से भारत सरकार से उनकी गुहार है कि बाकी बच्चों को भी सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। फिलहाल अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। यूक्रेन से कई भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत में सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। ऐसे में कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जहां पर अंबाला की बेटी यूक्रेन में फंसी हुई थी और उसने भारत सरकार से सुरक्षित उन्हें वापस भारत लाने की अपील की थी। अब अंबाला की बेटी अंबाला में सुरक्षित वापस आ चुकी है और इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नेहा। नेहा पढ़ाई करने गई थी यूक्रेन में MBBS की और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सुरक्षित घर लौटी है। क्या कुछ वहां के हालात रहे, किस तरह से इन्होंने मुश्किलों का सामना किया, ये सब हम इनसे बातचीत करेंगे। नेहा, सबसे पहले तो बताएं कि आप यूक्रेन में कितने समय पहले गई थी और क्या पढ़ाई वहां पर करने गई थी? मैं वहाँ 4 साल पहले गई थी और MBBS की पढ़ाई करने गई थी। नेहा, किस तरह से वहां पर हालात थे, किस तरह की मुश्किलों का आपने सामना किया, क्योंकि लगातार बॉम्बिंग की जो तस्वीरें हैं वो मीडिया के सामने आ रही थी? वहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब थे। जब भी बॉम्बिंग हो रही थी हमें कहा गया था मेट्रोज़ में जाना है या बंकर्स में, जो भी चीज़ें अंडरग्राउंड है वहाँ जाना है। तो जैसे ही अलर्ट हो रहा था हम सारे मेट्रो में जा रहे थे। मेट्रो में काफ़ी 5-6 घंटे बिताने के बाद जैसे ही थोड़ा शांत होता था हम वापस आते थे, कुछ खाना वगैरह गैदर करते थे, फिर हम वापस मेट्रो या बंकर्स में रहते थे। नेहा, बॉम्बिंग जब से स्टार्ट हुई थी किस तरह से आप लोगों ने सरवाइव किया? अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, देखिए क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही थी कि खाने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में बच्चों को खाना मिल रहा था, तो कैसे सर्वाइवल रहा आपका? जैसे ये सब शुरू हुआ हमने देखा ग्रोसरी स्टोर्स में सब कुछ ख़त्म होने लगा, तो हम भी फटाफट भाग के गए, जो हाथ लगा वो हमने उठा लिया। फिर कुछ दिनों का सामान था हमारे पास, सो कुछ दिन सर्वाइव करना वाज इजी, बट उसके बाद इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट, पर तब तक मैं निकल चुकी थी वहाँ से। ठीक है नेहा, एक आप बताएं कि आपके साथ आपके कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो अंबाला के थे या फिर कहीं और के थे? कैसे आप अकेली थी वहाँ पर या और भी जो भारत के छात्र थे वहाँ पर मौजूद? मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं रह रही थी वो काफ़ी अलग अलग जगह से थे। कोई पटना का था, कोई दिल्ली का, कोई बैंगलोर का। तो हम कुल मिला के 6 लोग थे। हम लोग साथ में रह रहे थे और जैसे कुछ हो रहा था हमने साथ में डिसाइड किया था कि हमें ये जगह छोड़नी है और हमें यहाँ से जाना होगा। नेहा, अगर बात करें पेरेंट्स की, देखिए किसी का बच्चा अगर बाहर होता है, वो भी यूक्रेन में, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर के हालात चल रहे हैं, ऐसे में काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही थी। पेरेंट्स से आपका कैसे कॉन्टैक्ट हो रहा था? उनको भी काफ़ी चिंता होगी, जाहिर सी बात है आपकी, तो किस तरह से उनसे कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे? किस तरह से उनको एक तरह से समझा भी रहे थे आपकी टेंशन मत लीजिए? क्या कुछ माहौल बना हुआ था घर का भी? जैसे मैंने शुरुआत में ही पेरेंट्स को बता दिया यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा मेट्रोज़ में छुपो। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं आपको हर 1 घंटे या 2 घंटे बाद टेक्स्ट करूँगी या मैसेज करूँगी या किसी और के फ़ोन से करूँगी, क्योंकि उनको कॉल करना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वो लोग ज़्यादा टेंशन में थे। तो इसीलिए कभी मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दे रही थी,
या फिर कभी नेट ऑफ, सब कुछ ऑफ करके रख रही थी ताकि थोड़ी चार्जिंग बची रहे, बिकॉज बंकर्स में चार्ज करना मुश्किल था। यूक्रेन में आप कौन सी सिटी में रुके हुए थे और वहां पर आपने जो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से वीडियो भेजी थी हमें और सरकार से भी अपील की थी, उसमें आपने हालात दिखाए थे, आप कहां पर वहां पर रुके हुए थे और क्या कुछ वहां का माहौल रहा था बाकी बच्चों के बीच में भी? मैं यूक्रेन में खार्किव सिटी से हूँ, जो बिल्कुल रशिया बॉर्डर पे है। सो वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। तो हम लोग वही, जब मैंने आपको वीडियो भेजी थी तो वो मेट्रो के अंदर की थी जो अंडरग्राउंड है, और सभी लोग वहाँ पे एक एक बेडशीट चादर बिछा के सब अपना सामान लेके वहीं बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से, और काफ़ी ठंड भी थी। ठीक है, और हमें ये भी बताएं कि अटैक होने से पहले, बॉम्बिंग जो वहाँ पर शुरू हुई, अटैक होने से पहले क्या एम्बेसी की तरफ से बच्चों को कोई अलर्ट भेजा गया था कि आप अपना सुरक्षित रहें या यहाँ से आप भारत लौट जाएं, कुछ ऐसा अलर्ट आपको भेजा गया था? जी, बस एक अलर्ट आया था कि अगर हो सकता है तो, इट वाज नॉट, वो ऐसा नहीं था कि जाओ बिल्कुल, वो था कि आप अगर आ सकते हो तो आ जाओ, अगर रहना है तो रहो। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हाँ आओ सभी मिलके, नहीं। तो इसलिए कॉलेजेस बंद हुए नहीं थे, तो हमने डिसाइड किया हम क्यों जाए जब कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए हम सब वहीं थे। अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्टली होता कि हाँ स्ट्रिक्टली आ जाओ सारे, तो शायद हम सारे आ चुके होते। आपने बताया कि आप खार्किव में रुकी हुई थी, खार्किव की काफ़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार कंटिन्यू वहाँ पर बॉम्बिंग हो रही है, काफ़ी धमाके हो रहे हैं, हालात काफ़ी ख़राब हैं वहाँ के। तो किस तरह से आप बॉर्डर पर पहुंची, किस तरह से आप भारत यहाँ पर वापस लौटी हैं? तो बॉर्डर पे पहुंचने के लिए हमने, जो डे 2 था, सेकंड डे जब ये सब शुरू हुआ था, तो हमने सेकंड डे डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था कि हमें रेलवे स्टेशन जाना था ट्रेन लेने के लिए। हमने सोचा जो भी बॉर्डर के पास कोई ट्रेन मिलेगी हम उसमें चल जाएंगे, लेकिन जैसे हम वहाँ गए, जैसे हम ट्रेन के पास आए, वहाँ पे बॉम्बिंग्स चालू हो गए। तो हम सब बहुत डर गए, वहाँ पे धक्का मुक्की हो गए, एक के ऊपर एक बच्चे गिर गए। तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम वाली हालात हो गई, सब बहुत डर गए थे, मुझे पैनिक अटैक भी आ गया था। तो हम सारे छुप गए वहाँ से, तो हमें वो ट्रेन नहीं मिली। फिर दूसरी ट्रेन आई खार्किव से कीव तक की। कीव वॉज कैपिटल, ऑफ कोर्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। खार्किव के बाद कीवी है जहाँ पे ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम एटलीस्ट कीव तक पहुँचते हैं, ताकि कीव पहुँचने के बाद हम उसके बाद जो भी ट्रेन मिलेगी बॉर्डर की, तो हम वहाँ से बॉर्डर के लिए ट्रेन ले लेंगे। फिर हम कीव पहुँचे, फिर हमने बॉर्डर के लिए, फिर वहाँ पे जैसे कीव पहुँचने के बाद वहाँ पे अलर्ट हो जाता है कि आपको यहाँ से जाना है जल्द से जल्द, और वहाँ पे ट्रेन्स का शेड्यूल कुछ ठीक से नहीं रखा हुआ था। फिर हमने वहाँ के वासियों से पूछा कि आपको पता है ये ट्रेन कहाँ जा रही है, तो उन्होंने हमें एक ट्रेन बताया। हमने बिना कुछ सोचे उसमें बैठ गए, बहुत भीड़ थी। फिर वो ट्रेन जा रही थी विनित्सिया, बॉर्डर के काफ़ी 10-12 घंटे क्लोज। फिर हम विनित्सिया पहुँचे, फिर विनित्सिया से हमने बस करी जो कि काफ़ी कॉस्टली हुई। फिर हम बस से बॉर्डर पहुँचे। बॉर्डर भी उसने, बस वाले ने हमें कुछ 15 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। हमने उसे पैसे ऑफर किए कि आप पैसे ले लो और प्लीज़ आगे छोड़ दो, बट उसने बोला नहीं हम वहीं छोड़ेंगे। और उस टाइम रात के 1 या 2 बज रहे होंगे और माइनस में था टेम्परेचर। तो हम वहाँ से करीब 3 से 4 घंटे पैदल चल के बॉर्डर तक गए। ठीक है, बहुत ही काफ़ी मुश्किल हालातों से आप वहाँ पर गुजरे हैं। आपने जैसे कहा, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, आप पर तो ये बीती है। और ये बताइए कि आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड्स भी वापस आए होंगे, कितने लोग आपके साथ, भारतीय जो नागरिक हैं, भारतीय छात्र हैं, वो वापस आए हैं? जिस सिटी से मैं आई हूँ खार्किव, वहाँ से उस टाइम के लिए हम बस 6 लोग निकले थे। हम सिर्फ 6 लोगों ने फैसला लिया था कि हाँ हमें यहाँ से निकलना है। हमने अपने दोस्तों से पूछा, बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि कहा गया था मेट्रोस के अंदर ही रहे, बट लेकिन हमने हिम्मत करी, हमने डिसाइड किया हमें यहाँ से निकलना है। तो मेरी सिटी से सिर्फ 6 लोग थे। बाकी जो ऑलरेडी बॉर्डर्स पे सिटीज़ हैं जैसे चेरनोवित्सी, टर्नोपिल, लवीव, वहाँ से 1000-2000 की संख्या में बच्चे थे, लेकिन खार्किव सिटी से सिर्फ 6 लोग निकले थे। सोशल मीडिया पर नेहा कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर भारतीय तिरंगा लगाकर गाड़ी के निकलते हैं तो उस गाड़ी को नहीं रोका जाता। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी, इस बात में सच्चाई है। हमारी बस के आगे भी तिरंगे का झंडा लगाया गया था फॉर सेफ्टी, कि अगर रशियंस ने कुछ देखा भी तो, या इंडिया का झंडा देख के शायद वो हमें छोड़ दें। ठीक है, और एक और वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रही थी कि बॉर्डर पर आर्मी द्वारा लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया गया है, मारपीट की गई है। क्या कुछ सच्चाई है? आप हालात से गुजर कर आई हैं, ऐसे क्या कुछ सच्चाई है इस बात में? एक्चुअली में जो बॉर्डर के लिए जो बैरियर्स बनाए जाते हैं कि इसके आगे नहीं जाना है, तो वहाँ पर इंडियंस काफ़ी धक्का मुक्की कर रहे थे।
इंडियंस ही नहीं, काफ़ी अलग अलग जगहों के बच्चे भी धक्का मुक्की कर रहे थे। जो गाड़ी आ रही थी, वैन्स आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे, एम्बुलेंस कुछ भी आ रहे थे उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। इसलिए इस चक्कर में काफ़ी टाइम बाद यूक्रेनियन आर्मी थोड़ा उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने थोड़ी फायरिंग चालू कर दी और सबको डराना शुरू कर दिया, तो वही वीडियोस वायरल हुई है। ओके, ठीक है। देखिए नेहा, जब आप यूक्रेन में थी, ऐसे हालातों के बीच में थी, तब आपके पेरेंट्स को काफ़ी चिंता हुई होगी, लेकिन फिलहाल आप घर पे सुरक्षित लौटी हैं। जब आप घर पे पहुंची तो किस तरह का माहौल पेरेंट्स में देखने को मिला, किस तरह की खुशी उनके चेहरे पर आई, वो थोड़ा बयान कीजिए। पेरेंट्स तो बहुत खुश थे, सारे रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले सभी मेरे पास आए, मेरा स्वागत किया। हाँ, वो सब बहुत खुश थे, बट एक अंदर से वो मायूसी भी थी कि बाकी बच्चे भी आ जाए, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त वहीं पे थे फंसे हुए। बाकी अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इंडियन जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं बुरे हालातों के बीच में। क्या कुछ आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगी कि उन बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आएँ? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये तो बोल दिया गया कि बॉर्डर के पास आ जाओ, हम तुम्हें ले जाएंगे, बट अपने अपने शहरों से बॉर्डर तक का सफ़र बहुत कठिन है, तो बस उसका एक अरेंजमेंट किया जाए कि वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचाने का, क्योंकि उसी बीच रास्ते में बॉम्बिंग्स हो रही है, रशियंस अटैक कर रहे हैं, वही एक कठिन रास्ता है, तो वहीं पे एक हेल्प चाहिए कि हाँ, आप वहाँ से हमें बॉर्डर तक पहुँचाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो ये है अंबाला की बेटी नेहा, जो यूक्रेन से सुरक्षित भारत लौटी हैं, अंबाला वापस लौटी हैं। भारत वापस लौटने के बाद इनके पेरेंट्स में जाहिर सी बात है कि खुशी की लहर है। जब अपना बच्चा इतनी मुसीबतों से निकलकर सुरक्षित घर लौटता है तो पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होते हैं। ऐसे में नेहा ने यह भी भारत सरकार से अपील की है कि जितने भी बच्चे अभी मुश्किल हालातों में यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनका भी अच्छा अरेंजमेंट भारत सरकार करे ताकि उनको भी सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। बता दें कि अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से नेहा ने पहले भी भारत सरकार से अपील की थी और एक बार फिर से भारत सरकार से उनकी गुहार है कि बाकी बच्चों को भी सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। फिलहाल अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। यूक्रेन से कई भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत में सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। ऐसे में कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जहां पर अंबाला की बेटी यूक्रेन में फंसी हुई थी और उसने भारत सरकार से सुरक्षित उन्हें वापस भारत लाने की अपील की थी। अब अंबाला की बेटी अंबाला में सुरक्षित वापस आ चुकी है और इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नेहा। नेहा पढ़ाई करने गई थी यूक्रेन में MBBS की और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सुरक्षित घर लौटी है। क्या कुछ वहां के हालात रहे, किस तरह से इन्होंने मुश्किलों का सामना किया, ये सब हम इनसे बातचीत करेंगे। नेहा, सबसे पहले तो बताएं कि आप यूक्रेन में कितने समय पहले गई थी और क्या पढ़ाई वहां पर करने गई थी? मैं वहाँ 4 साल पहले गई थी और MBBS की पढ़ाई करने गई थी। नेहा, किस तरह से वहां पर हालात थे, किस तरह की मुश्किलों का आपने सामना किया, क्योंकि लगातार बॉम्बिंग की जो तस्वीरें हैं वो मीडिया के सामने आ रही थी? वहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब थे। जब भी बॉम्बिंग हो रही थी हमें कहा गया था मेट्रोज़ में जाना है या बंकर्स में, जो भी चीज़ें अंडरग्राउंड है वहाँ जाना है। तो जैसे ही अलर्ट हो रहा था हम सारे मेट्रो में जा रहे थे। मेट्रो में काफ़ी 5-6 घंटे बिताने के बाद जैसे ही थोड़ा शांत होता था हम वापस आते थे, कुछ खाना वगैरह गैदर करते थे, फिर हम वापस मेट्रो या बंकर्स में रहते थे। नेहा, बॉम्बिंग जब से स्टार्ट हुई थी किस तरह से आप लोगों ने सरवाइव किया? अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, देखिए क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही थी कि खाने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में बच्चों को खाना मिल रहा था, तो कैसे सर्वाइवल रहा आपका? जैसे ये सब शुरू हुआ हमने देखा ग्रोसरी स्टोर्स में सब कुछ ख़त्म होने लगा, तो हम भी फटाफट भाग के गए, जो हाथ लगा वो हमने उठा लिया। फिर कुछ दिनों का सामान था हमारे पास, सो कुछ दिन सर्वाइव करना वाज इजी, बट उसके बाद इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट, पर तब तक मैं निकल चुकी थी वहाँ से। ठीक है नेहा, एक आप बताएं कि आपके साथ आपके कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो अंबाला के थे या फिर कहीं और के थे? कैसे आप अकेली थी वहाँ पर या और भी जो भारत के छात्र थे वहाँ पर मौजूद? मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं रह रही थी वो काफ़ी अलग अलग जगह से थे। कोई पटना का था, कोई दिल्ली का, कोई बैंगलोर का, तो हम कुल मिला के 6 लोग थे। हम लोग साथ में रह रहे थे और जैसे ही कुछ हो रहा था हमने साथ में डिसाइड किया था कि हमें ये जगह छोड़नी है
और हमें यहाँ से जाना होगा। नेहा, अगर बात करें पेरेंट्स की, देखिए किसी का बच्चा अगर बाहर होता है, वो भी यूक्रेन में, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर के हालात चल रहे हैं, ऐसे में काफी चिंताजनक तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी। पेरेंट्स से आपका कैसे कांटेक्ट हो रहा था? उनको भी काफी चिंता होगी, जाहिर सी बात है आपकी, तो किस तरह से उनसे कांटेक्ट कर पा रहे थे? किस तरह से उनको एक तरह से समझा भी रहे थे आपकी टेंशन मत लीजिए? क्या कुछ माहौल बना हुआ था घर का भी? जैसे मैंने शुरुआत में ही पेरेंट्स को बता दिया यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा मेट्रोज में छुपो। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं आपको हर 1 घंटे या 2 घंटे बाद टेक्स्ट करूँगी या मैसेज करूँगी या किसी और के फ़ोन से करूँगी, क्योंकि उनको कॉल करना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो लोग ज़्यादा टेंशन में थे। तो इसीलिए कभी मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दे रही थी या फिर कभी नेट ऑफ, सब कुछ ऑफ करके रख रही थी ताकि थोड़ी चार्जिंग बची रहे, बिकॉज बंकर्स में चार्ज करना मुश्किल था। यूक्रेन में आप कौन सी सिटी में रुके हुए थे? और वहां पर आपने जो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से वीडियो भेजी थी हमें और सरकार से भी अपील की थी, उसमें आपने हालात दिखाए थे। आप कहां पर वहां पर रुके हुए थे और क्या कुछ वहां का माहौल रहा था बाकी बच्चों के बीच में भी? मैं यूक्रेन में खार्किव सिटी से हूँ, जो बिल्कुल रशिया बॉर्डर पे है। सो वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। तो हम लोग वही, जब मैंने आपको वीडियो भेजी थी तो वो मेट्रो के अंदर की थी, जो अंडरग्राउंड है, और सभी लोग वहाँ पे एक एक बेडशीट चादर बिछा के सब अपना सामान लेके वहीं बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से, और काफ़ी ठंड भी थी। ठीक है, और हमें ये भी बताएं कि अटैक होने से पहले, बॉम्बिंग जो वहाँ पर शुरू हुई, अटैक होने से पहले क्या एम्बेसी की तरफ से बच्चों को कोई अलर्ट भेजा गया था कि आप अपना सुरक्षित रहें या यहाँ से आप भारत लौट जाएं? कुछ ऐसा अलर्ट आपको भेजा गया था? जी, बस एक अलर्ट आया था कि अगर हो सकता है तो इट वाज नॉट, वो ऐसा नहीं था कि जाओ बिल्कुल, वो था कि आप अगर आ सकते हो तो आ जाओ, अगर रहना है तो रहो। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हाँ आओ सभी मिलके, नहीं। तो इसलिए कॉलेजेस बंद हुए नहीं थे, तो हमने डिसाइड किया हम क्यों जाए जब कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए हम सब वहीं थे। अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्टली होता कि हाँ स्ट्रिक्टली आ जाओ सारे, तो शायद हम सारे आ चुके होते। आपने बताया कि आप खार्किव में रुकी हुई थी। खार्किव की काफ़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार कंटिन्यू वहाँ पर बॉम्बिंग हो रही है, काफ़ी धमाके हो रहे हैं, हालात काफ़ी ख़राब हैं वहाँ के। तो किस तरह से आप बॉर्डर पर पहुंची, किस तरह से आप भारत यहाँ पर वापस लौटी हैं? तो बॉर्डर पे पहुंचने के लिए हमने, जो डे 2 था, सेकंड डे जब ये सब शुरू हुआ था, तो हमने सेकंड डे डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था कि हमें रेलवे स्टेशन जाना था ट्रेन लेने के लिए। हमने सोचा जो भी बॉर्डर के पास कोई ट्रेन मिलेगी हम उसमें चढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे हम वहाँ गए, जैसे हम ट्रेन के पास आए, वहाँ पे बॉम्बिंग्स चालू हो गए। तो हम सब बहुत डर गए, वहाँ पे धक्का मुक्की हो गए, एक के ऊपर एक बच्चे गिर गए। तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम वाली हालात हो गई, सब बहुत डर गए थे, मुझे पैनिक अटैक भी आ गया था। तो हम सारे छुप गए वहाँ से, तो हमें वो ट्रेन नहीं मिली। फिर दूसरी ट्रेन आई खार्किव से कीव तक की। कीव वॉज कैपिटल, ऑफ कोर्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। खार्किव के बाद कीवी है जहाँ पे ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम एटलीस्ट कीव तक पहुँचते हैं, ताकि कीव पहुँचने के बाद हमें उसके बाद जो भी ट्रेन मिलेगी बॉर्डर की, तो हम वहाँ से बॉर्डर के लिए ट्रेन ले लेंगे। फिर हम कीव पहुँचे, फिर हमने बॉर्डर के लिए, फिर वहाँ पे जैसे कीव पहुँचने के बाद वहाँ पे अलर्ट हो जाता है कि आपको यहाँ से जाना है जल्द से जल्द, और वहाँ पे ट्रेन्स का शेड्यूल कुछ ठीक से नहीं रखा हुआ था। फिर हमने वहाँ के वासियों से पूछा कि आपको पता है ये ट्रेन कहाँ जा रही है? तो उन्होंने हमें एक ट्रेन बताया, हमने बिना कुछ सोचे उसमें बैठ गए। बहुत भीड़ थी। फिर वो ट्रेन जा रही थी विनित्सिया, बॉर्डर के काफ़ी 10-12 घंटे क्लोज। फिर हम विनित्सिया पहुँचे। फिर विनित्सिया से हमने बस करी, जो कि काफ़ी कॉस्टली हुई। फिर हम बस से बॉर्डर पहुँचे। बॉर्डर भी उसने, बस वाले ने हमें कुछ 15 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। हमने उसे पैसे ऑफर किए कि आप पैसे ले लो और प्लीज़ आगे छोड़ दो, बट उसने बोला नहीं, हम वहीं छोड़ेंगे। और उस टाइम रात के 1 या 2 बज रहे होंगे और माइनस में था टेम्परेचर। तो हम वहाँ से करीब 3 से 4 घंटे पैदल चल के बॉर्डर तक गए। ठीक है, बहुत ही काफ़ी मुश्किल हालातों से आप वहाँ पर गुजरे हैं। आपने जैसे कहा, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, आप पर तो ये बीती है। और ये बताइए कि आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड्स भी वापस आए होंगे, कितने लोग आपके साथ, भारतीय जो नागरिक हैं, भारतीय छात्र हैं, वो वापस आए हैं? जिस सिटी से मैं आई हूँ खार्किव, वहाँ से उस टाइम के लिए हम बस 6 लोग निकले थे। हम सिर्फ 6 लोगों ने फैसला लिया था कि हाँ हमें यहाँ से निकलना है। हमने अपने दोस्तों से पूछा, बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि कहा गया था मेट्रोस के अंदर ही रहे, बट लेकिन हमने हिम्मत करी, हमने डिसाइड किया हमें यहाँ से निकलना है। तो मेरी सिटी से सिर्फ 6 लोग थे। बाकी जो ऑलरेडी बॉर्डर्स पे सिटीज़ हैं, जैसे चेरनिवित्सी, टर्नोपिल, लवीव, वहाँ से 1000-2000 की संख्या में बच्चे थे।
लेकिन खारकिव सिटी से सिर्फ 6 लोग निकले थे। सोशल मीडिया पर नेहा कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर भारतीय तिरंगा लगाकर गाड़ी के निकलते हैं तो उस गाड़ी को नहीं रोका जाता। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी, इस बात पे सच्चाई है। हमारी बस के आगे भी तिरंगे का झंडा लगाया गया था फॉर सेफ्टी, कि अगर रशियंस ने कुछ देखा भी तो या इंडिया का झंडा देख के शायद वो हमें छोड़ दें। ठीक है। और एक और वीडियो जो है काफी वायरल हो रही थी कि बॉर्डर पर आर्मी द्वारा लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया गया है, मारपीट की गई है। क्या कुछ सच्चाई है? आप हालात से गुजर कर आई हैं, ऐसे क्या कुछ सच्चाई है इस बात में? एक्चुअली में जो बॉर्डर के लिए जो बैरियर्स बनाए जाते हैं कि इसके आगे नहीं जाना है, तो वहाँ पर इंडियंस काफ़ी धक्का मुक्की कर रहे थे। इंडियंस ही नहीं, काफ़ी अलग अलग जगहों के बच्चे भी धक्का मुक्की कर रहे थे। जो गाड़ियाँ आ रही थी, वैन्स आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। एम्बुलेंस कुछ भी आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। इसलिए इस चक्कर में काफ़ी टाइम बाद यूक्रेनियन आर्मी थोड़ा उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने थोड़ी फायरिंग चालू कर दी और सबको डराना शुरू कर दिया। तो वही वीडियोस वायरल हुई हैं। ओके, ठीक है। देखिए नेहा, जब आप यूक्रेन में थी, ऐसे हालातों के बीच में थी, तब आपके पेरेंट्स को काफ़ी चिंता हुई होगी, लेकिन फिलहाल आप घर पे सुरक्षित लौटी हैं। जब आप घर पे पहुंची तो किस तरह का माहौल पेरेंट्स में देखने को मिला? किस तरह की खुशी उनके चेहरे पर आई, वो थोड़ा बयान कीजिए। पेरेंट्स तो बहुत खुश थे। सारे रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले सभी मेरे पास आए, मेरा स्वागत किया। हाँ, वो सब बहुत खुश थे। बट एक अंदर से वो मायूसी भी थी कि बाकी बच्चे भी आ जाए, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त वहीं पे थे फंसे हुए। बाकी अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इंडियन जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं बुरे हालातों के बीच में। क्या कुछ आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगी कि उन बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आएँ? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये तो बोल दिया गया कि बॉर्डर के पास आ जाओ, हम तुम्हें ले जाएंगे, बट अपने अपने शहरों से बॉर्डर तक का सफ़र बहुत कठिन है। तो बस उसका एक अरेंजमेंट किया जाए कि वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचाने का, क्योंकि उसी बीच रास्ते में बॉम्बिंग्स हो रही है, रशियंस अटैक कर रहे हैं, वही एक कठिन रास्ता है। तो वहीं पे एक हेल्प चाहिए कि हाँ, आप वहाँ से हमें बॉर्डर तक पहुँचाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो ये है अंबाला की बेटी नेहा, जो यूक्रेन से सुरक्षित भारत लौटी हैं, अंबाला वापस लौटी हैं। भारत वापस लौटने के बाद इनके पेरेंट्स में जाहिर सी बात है कि खुशी की लहर है। जब अपना बच्चा इतनी मुसीबतों से निकलकर सुरक्षित घर लौटता है तो पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होते हैं। ऐसे में नेहा ने यह भी भारत सरकार से अपील की है कि जितने भी बच्चे अभी मुश्किल हालातों में यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनका भी अच्छा अरेंजमेंट भारत सरकार करे ताकि उनको भी सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। बता दें कि अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से नेहा ने पहले भी भारत सरकार से अपील की थी और एक बार फिर से भारत सरकार से उनकी गुहार है कि बाकी बच्चों को भी सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। फिलहाल अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। यूक्रेन से कई भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत में सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। ऐसे में कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जहां पर अंबाला की बेटी यूक्रेन में फंसी हुई थी और उसने भारत सरकार से सुरक्षित उन्हें वापस भारत लाने की अपील की थी। अब अंबाला की बेटी अंबाला में सुरक्षित वापस आ चुकी है और इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नेहा। नेहा पढ़ाई करने गई थी यूक्रेन में MBBS की और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सुरक्षित घर लौटी है। क्या कुछ वहां के हालात रहे, किस तरह से इन्होंने मुश्किलों का सामना किया, ये सब हम इनसे बातचीत करेंगे। नेहा, सबसे पहले तो बताएं कि आप यूक्रेन में कितने समय पहले गई थी और क्या पढ़ाई वहां पर करने गई थी? मैं वहाँ 4 साल पहले गई थी और MBBS की पढ़ाई करने गई थी। नेहा, किस तरह से वहां पर हालात थे, किस तरह की मुश्किलों का आपने सामना किया, क्योंकि लगातार बॉम्बिंग की जो तस्वीरें हैं वो मीडिया के सामने आ रही थी? वहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब थे। जब भी बॉम्बिंग हो रही थी हमें कहा गया था मेट्रोज में जाना है या बंकर्स में, जो भी चीज़ें अंडरग्राउंड है वहाँ जाना है। तो जैसे ही अलर्ट हो रहा था हम सारे मेट्रो में जा रहे थे। मेट्रो में काफ़ी 5-6 घंटे बिताने के बाद जैसे ही थोड़ा शांत होता था हम वापस आते थे, कुछ खाना वगैरह गैदर करते थे, फिर हम वापस मेट्रो या बंकर्स में रहते थे। नेहा, बॉम्बिंग जब से स्टार्ट हुई थी किस तरह से आप लोगों ने सरवाइव किया? अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, देखिए क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही थी कि खाने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में बच्चों को खाना मिल रहा था, तो कैसे सर्वाइवल रहा आपका? जैसे ये सब शुरू हुआ हमने देखा ग्रोसरी स्टोर्स में सब कुछ ख़त्म होने लगा, तो हम भी फटाफट भाग के गए, जो हाथ लगा वो हमने उठा लिया। फिर कुछ दिनों का सामान था हमारे पास, सो कुछ दिन सर्वाइव करना वाज इजी, बट उसके बाद इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट, पर तब तक मैं निकल चुकी थी वहाँ से।
ठीक है नेहा, एक आप बताएं कि आपके साथ आपके कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो अंबाला के थे या फिर कहीं और के थे, कैसे आप अकेली थी वहां पर या और भी जो भारत के छात्र थे वहां पर मौजूद? मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं रह रही थी वो काफ़ी अलग अलग जगह से थे। कोई पटना का था, कोई दिल्ली का, कोई बैंगलोर का। तो हम कुल मिला के 6 लोग थे। हम लोग साथ में रह रहे थे और जैसे ही कुछ हो रहा था हमने साथ में डिसाइड किया था कि हमें ये जगह छोड़नी है और हमें यहाँ से जाना होगा। नेहा, अगर बात करें पेरेंट्स की, देखिए किसी का बच्चा अगर बाहर होता है, वो भी यूक्रेन में, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर के हालात चल रहे हैं, ऐसे में काफी चिंताजनक तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी। पेरेंट्स से आपका कैसे कांटेक्ट हो रहा था? उनको भी काफी चिंता होगी, जाहिर सी बात है आपकी, तो किस तरह से उनसे कांटेक्ट कर पा रहे थे? किस तरह से उनको एक तरह से समझा भी रहे थे आपकी टेंशन मत लीजिए? क्या कुछ माहौल बना हुआ था घर का भी? जैसे मैंने शुरुआत में ही पेरेंट्स को बता दिया यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा मेट्रोज में छुपो। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं आपको हर 1 घंटे या 2 घंटे बाद टेक्स्ट करूँगी या मैसेज करूँगी या किसी और के फ़ोन से करूँगी, क्योंकि उनको कॉल करना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वो लोग ज़्यादा टेंशन में थे। तो इसीलिए कभी मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दे रही थी या फिर कभी नेट ऑफ, सब कुछ ऑफ करके रख रही थी ताकि थोड़ी चार्जिंग बची रहे, बिकॉज बंकर्स में चार्ज करना मुश्किल था। यूक्रेन में आप कौन सी सिटी में रुके हुए थे और वहां पर आपने जो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से वीडियो भेजी थी हमें और सरकार से भी अपील की थी, उसमें आपने हालात दिखाए थे, आप कहां पर वहां पर रुके हुए थे और क्या कुछ वहां का माहौल रहा था बाकी बच्चों के बीच में भी? मैं यूक्रेन में खार्किव सिटी से हूँ जो बिल्कुल रशिया बॉर्डर पे है। सो वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। तो हम लोग वही, जब मैंने आपको वीडियो भेजी थी तो वो मेट्रो के अंदर की थी जो अंडरग्राउंड है, और सभी लोग वहाँ पे एक एक बेडशीट चादर बिछा के सब अपना सामान लेके वही बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से, और काफ़ी ठंड भी थी। ठीक है, और हमें ये भी बताएं कि अटैक होने से पहले, बॉम्बिंग जो वहाँ पर शुरू हुई, अटैक होने से पहले क्या एम्बेसी की तरफ से बच्चों को कोई अलर्ट भेजा गया था कि आप अपना सुरक्षित रहें या यहाँ से आप भारत लौट जाएं, कुछ ऐसा अलर्ट आपको भेजा गया था? जी, बस एक अलर्ट आया था कि अगर हो सकता है तो इट वाज नॉट, वो ऐसा नहीं था कि जाओ बिल्कुल, वो था कि आप अगर आ सकते हो तो आ जाओ, अगर रहना है तो रहो। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हाँ आओ सभी मिलके, नहीं। तो इसलिए कॉलेजेस बंद हुए नहीं थे, तो हमने डिसाइड किया हम क्यों जाए जब कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए हम सब वहीं थे। अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्टली होता कि हाँ स्ट्रिक्टली आ जाओ सारे, तो शायद हम सारे आ चुके होते। आपने बताया कि आप खार्किव में रुकी हुई थी, खार्किव की काफ़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार कंटिन्यू वहाँ पर बॉम्बिंग हो रही है, काफ़ी धमाके हो रहे हैं, हालात काफ़ी ख़राब हैं वहाँ के। तो किस तरह से आप बॉर्डर पर पहुंची, किस तरह से आप भारत यहाँ पर वापस लौटी हैं? तो बॉर्डर पे पहुंचने के लिए हमने जो डे 2 था, सेकंड डे जब ये सब शुरू हुआ था, तो हमने सेकंड डे डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था कि हमें रेलवे स्टेशन जाना था ट्रेन लेने के लिए। हमने सोचा जो भी बॉर्डर के पास कोई ट्रेन मिलेगी हम उसमें चढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे हम वहाँ गए, जैसे हम ट्रेन के पास आए वहाँ पे बॉम्बिंग्स चालू हो गए, तो हम सब बहुत डर गए, वहाँ पे धक्का मुक्की हो गए, एक के ऊपर एक बच्चे गिर गए। तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम वाली हालात हो गई, सब बहुत डर गए थे, मुझे पैनिक अटैक भी आ गया था। तो हम सारे छुप गए वहाँ से, तो हमें वो ट्रेन नहीं मिली। फिर दूसरी ट्रेन आई खार्किव से कीव तक की। कीव वॉज कैपिटल ऑफ कोर्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। खार्किव के बाद कीवी है जहाँ पे ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम एटलीस्ट कीव तक पहुँचते हैं, ताकि कीव पहुँचने के बाद हम उसके बाद जो भी ट्रेन मिलेगी बॉर्डर की, तो हम वहाँ से बॉर्डर के लिए ट्रेन ले लेंगे। फिर हम कीव पहुँचे, फिर हमने बॉर्डर के लिए, फिर वहाँ पे जैसे कीव पहुँचने के बाद वहाँ पे अलर्ट हो जाता है कि आपको यहाँ से जाना है जल्द से जल्द, और वहाँ पे ट्रेन का शेड्यूल कुछ ठीक से नहीं रखा हुआ था। फिर हमने वहाँ के वासियों से पूछा कि आपको पता है ये ट्रेन कहाँ जा रही है, तो उन्होंने हमें एक ट्रेन बताया। हमने बिना कुछ सोचे उसमें बैठ गए, बहुत भीड़ थी। फिर वो ट्रेन जा रही थी विनित्सिया, बॉर्डर के काफ़ी 10-12 घंटे क्लोज। फिर हम विनित्सिया पहुँचे, फिर विनित्सिया से हमने बस करी जो कि काफ़ी कॉस्टली हुई। फिर हम बस से बॉर्डर पहुँचे। बॉर्डर भी उसने, बस वाले ने हमें कुछ 15 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। हमने उसे पैसे ऑफर किए कि आप पैसे ले लो और प्लीज़ आगे छोड़ दो, बट उसने बोला नहीं हम वहीं छोड़ेंगे। और उस टाइम रात के 1 या 2 बज रहे होंगे और माइनस में था टेम्परेचर, तो हम वहाँ से करीब 3 से 4 घंटे पैदल चल के बॉर्डर तक गए। ठीक है, बहुत ही काफ़ी मुश्किल हालातों से आप वहाँ पर गुजरे हैं। आपने जैसे कहा, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, आप पर तो ये बीती है। और ये बताइए कि आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड्स भी वापस आए होंगे, कितने लोग आपके साथ भारतीय जो नागरिक हैं, भारतीय छात्र हैं, वो वापस आए हैं? जिस सिटी से मैं आई हूँ खार्किव, वहाँ से उस टाइम के लिए हम बस 6 लोग निकले थे।
हम ठीक सिर्फ है। 6 लोगों ने फैसला लिया था कि हाँ हमें यहाँ से निकलना है। हमने अपने दोस्तों से पूछा, बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि कहा गया था मेट्रोस के अंदर ही रहे, बट लेकिन हमने हिम्मत करी, हमने डिसाइड किया हमें यहाँ से निकलना है। तो मेरी सिटी से सिर्फ 6 लोग थे। बाकी जो ऑलरेडी बॉर्डर्स पे सिटीज़ हैं जैसे चेरनोवित्सी, टर्नोपिल, लवीव, वहाँ से 1000-2000 की संख्या में बच्चे थे, लेकिन खार्किव सिटी से सिर्फ 6 लोग निकले थे। सोशल मीडिया पर नेहा कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर भारतीय तिरंगा लगाकर गाड़ी के निकलते हैं तो उस गाड़ी को नहीं रोका जाता। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी, इस बात पे सच्चाई है। हमारे बस के आगे भी तिरंगे का झंडा लगाया गया था फॉर सेफ्टी, कि अगर रशियंस ने कुछ देखा भी तो या इंडिया का झंडा देख के शायद वो हमें छोड़ दें। ठीक है। और एक और वीडियो जो है काफी वायरल हो रही थी कि बॉर्डर पर आर्मी द्वारा लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया गया है, मारपीट की गई है। क्या कुछ सच्चाई है? आप हालात से गुजर कर आई हैं, ऐसे क्या कुछ सच्चाई है इस बात में? एक्चुअली में जो बॉर्डर के लिए जो बैरियर्स बनाए जाते हैं कि इसके आगे नहीं जाना है, तो वहाँ पर इंडियंस काफ़ी धक्का मुक्की कर रहे थे। इंडियंस ही नहीं, काफ़ी अलग अलग जगहों के बच्चे भी धक्का मुक्की कर रहे थे। जो गाड़ियाँ आ रही थी, वैन्स आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। एम्बुलेंस कुछ भी आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। इसलिए इस चक्कर में काफ़ी टाइम बाद यूक्रेनियन आर्मी थोड़ा उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने थोड़ी फायरिंग चालू कर दी और सबको डराना शुरू कर दिया। तो वही वीडियोस वायरल हुई है। ओके, ठीक है। देखिए नेहा, जब आप यूक्रेन में थी, ऐसे हालातों के बीच में थी, तब आपके पेरेंट्स को काफ़ी चिंता हुई होगी, लेकिन फिलहाल आप घर पे सुरक्षित लौटी हैं। जब आप घर पे पहुंची तो किस तरह का माहौल पेरेंट्स में देखने को मिला? किस तरह की खुशी उनके चेहरे पर आई, वो थोड़ा बयान कीजिए। पेरेंट्स तो बहुत खुश थे। सारे रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले सभी मेरे पास आए, मेरा स्वागत किया। हाँ, वो सब बहुत खुश थे, बट एक अंदर से वो मायूसी भी थी कि बाकी बच्चे भी आ जाए, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त वहीं पे थे फंसे हुए। बाकी अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इंडियन जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं बुरे हालातों के बीच में। क्या कुछ आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगी कि उन बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आएँ? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये तो बोल दिया गया कि बॉर्डर के पास आ जाओ, हम तुम्हें ले जाएंगे, बट अपने अपने शहरों से बॉर्डर तक का सफ़र बहुत कठिन है। तो बस उसका एक अरेंजमेंट किया जाए कि वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचाने का, क्योंकि उसी बीच रास्ते में बॉम्बिंग्स हो रही है, रशियंस अटैक कर रहे हैं, वही एक कठिन रास्ता है। तो वहीं पे एक हेल्प चाहिए कि हाँ, आप वहाँ से हमें बॉर्डर तक पहुँचाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो ये है अंबाला की बेटी नेहा, जो यूक्रेन से सुरक्षित भारत लौटी हैं, अंबाला वापस लौटी हैं। भारत वापस लौटने के बाद इनके पेरेंट्स में जाहिर सी बात है कि खुशी की लहर है। जब अपना बच्चा इतनी मुसीबतों से निकलकर सुरक्षित घर लौटता है तो पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होते हैं। ऐसे में नेहा ने यह भी भारत सरकार से अपील की है कि जितने भी बच्चे अभी मुश्किल हालातों में यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनका भी अच्छा अरेंजमेंट भारत सरकार करे ताकि उनको भी सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। बता दें कि अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से नेहा ने पहले भी भारत सरकार से अपील की थी और एक बार फिर से भारत सरकार से उनकी गुहार है कि बाकी बच्चों को भी सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। फिलहाल अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। यूक्रेन से कई भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत में सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। ऐसे में कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जहां पर अंबाला की बेटी यूक्रेन में फंसी हुई थी और उसने भारत सरकार से सुरक्षित उन्हें वापस भारत लाने की अपील की थी। अब अंबाला की बेटी अंबाला में सुरक्षित वापस आ चुकी है और इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नेहा। नेहा पढ़ाई करने गई थी यूक्रेन में MBBS की और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सुरक्षित घर लौटी है। क्या कुछ वहां के हालात रहे, किस तरह से इन्होंने मुश्किलों का सामना किया, ये सब हम इनसे बातचीत करेंगे। नेहा, सबसे पहले तो बताएं कि आप यूक्रेन में कितने समय पहले गई थी और क्या पढ़ाई वहां पर करने गई थी? मैं वहाँ 4 साल पहले गई थी और MBBS की पढ़ाई करने गई थी। नेहा, किस तरह से वहां पर हालात थे, किस तरह की मुश्किलों का आपने सामना किया, क्योंकि लगातार बॉम्बिंग की जो तस्वीरें हैं वो मीडिया के सामने आ रही थी? वहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब थे। जब भी बॉम्बिंग हो रही थी हमें कहा गया था मेट्रोज़ में जाना है या बंकर्स में, जो भी चीज़ें अंडरग्राउंड है वहाँ जाना है। तो जैसे ही अलर्ट हो रहा था हम सारे मेट्रो में जा रहे थे। मेट्रो में काफ़ी 5-6 घंटे बिताने के बाद जैसे ही थोड़ा शांत होता था हम वापस आते थे, कुछ खाना वगैरह गैदर करते थे, फिर हम वापस मेट्रो या बंकर्स में
रहते थे। नेहा, बॉम्बिंग जब से स्टार्ट हुई थी किस तरह से आप लोगों ने सरवाइव किया? अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, देखिए क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही थी कि खाने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में बच्चों को खाना मिल रहा था, तो कैसे सर्वाइवल रहा आपका? जैसे ये सब शुरू हुआ हमने देखा ग्रोसरी स्टोर्स में सब कुछ ख़त्म होने लगा, तो हम भी फटाफट भाग के गए, जो हाथ लगा वो हमने उठा लिया। फिर कुछ दिनों का सामान था हमारे पास, सो कुछ दिन सर्वाइव करना वाज इजी, बट उसके बाद इट वाज गेटिंग डिफ़िकल्ट, पर तब तक मैं निकल चुकी थी वहाँ से। ठीक है नेहा, एक आप बताएं कि आपके साथ आपके कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो अंबाला के थे या फिर कहीं और के थे? कैसे आप अकेली थी वहाँ पर या और भी जो भारत के छात्र थे वहाँ पर मौजूद? मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं रह रही थी वो काफ़ी अलग अलग जगह से थे। कोई पटना का था, कोई दिल्ली का, कोई बैंगलोर का। तो हम कुल मिला के 6 लोग थे। हम लोग साथ में रह रहे थे और जैसे कुछ हो रहा था हमने साथ में डिसाइड किया था कि हमें ये जगह छोड़नी है और हमें यहाँ से जाना होगा। नेहा, अगर बात करें पेरेंट्स की, देखिए किसी का बच्चा अगर बाहर होता है, वो भी यूक्रेन में, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर के हालात चल रहे हैं, ऐसे में काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही थी। पेरेंट्स से आपका कैसे कांटेक्ट हो रहा था? उनको भी काफ़ी चिंता होगी, जाहिर सी बात है आपकी, तो किस तरह से उनसे कांटेक्ट कर पा रहे थे? किस तरह से उनको एक तरह से समझा भी रहे थे आपकी टेंशन मत लीजिए? क्या कुछ माहौल बना हुआ था घर का भी? जैसे मैंने शुरुआत में ही पेरेंट्स को बता दिया यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा मेट्रोज़ में छुपो। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं आपको हर 1 घंटे या 2 घंटे बाद टेक्स्ट करूँगी या मैसेज करूँगी या किसी और के फ़ोन से करूँगी, क्योंकि उनको कॉल करना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो लोग ज़्यादा टेंशन में थे। तो इसीलिए कभी मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दे रही थी या फिर कभी नेट ऑफ, सब कुछ ऑफ करके रख रही थी ताकि थोड़ी चार्जिंग बची रहे, बिकॉज बंकर्स में चार्ज करना मुश्किल था। यूक्रेन में आप कौन सी सिटी में रुके हुए थे और वहाँ पर आपने जो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से वीडियो भेजी थी हमें और सरकार से भी अपील की थी, उसमें आपने हालात दिखाए थे, आप कहाँ पर वहाँ पर रुके हुए थे और क्या कुछ वहाँ का माहौल रहा था बाकी बच्चों के बीच में भी? मैं यूक्रेन में खार्किव सिटी से हूँ, जो बिल्कुल रशिया बॉर्डर पे है। सो वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। तो हम लोग वही, जब मैंने आपको वीडियो भेजी थी तो वो मेट्रो के अंदर की थी जो अंडरग्राउंड है, और सभी लोग वहाँ पे एक एक बेडशीट चादर बिछा के सब अपना सामान लेके वही बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से, और काफ़ी ठंड भी थी। ठीक है, और हमें ये भी बताएं कि अटैक होने से पहले, बॉम्बिंग जो वहाँ पर शुरू हुई, अटैक होने से पहले क्या एम्बेसी की तरफ से बच्चों को कोई अलर्ट भेजा गया था कि आप अपना सुरक्षित रहें या यहाँ से आप भारत लौट जाएं? कुछ ऐसा अलर्ट आपको भेजा गया था? जी, बस एक अलर्ट आया था कि अगर हो सकता है तो इट वाज नॉट, वो ऐसा नहीं था कि जाओ बिल्कुल, वो था कि आप अगर आ सकते हो तो आ जाओ, अगर रहना है तो रहो। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हाँ आओ सभी मिलके, नहीं। तो इसलिए कॉलेजेस बंद हुए नहीं थे, तो हमने डिसाइड किया हम क्यों जाए जब कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए हम सब वहीं थे। अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्टली होता कि हाँ स्ट्रिक्टली आ जाओ सारे, तो शायद हम सारे आ चुके होते। आपने बताया कि आप खार्किव में रुकी हुई थी, खार्किव की काफ़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार कंटिन्यू वहाँ पर बॉम्बिंग हो रही है, काफ़ी धमाके हो रहे हैं, हालात काफ़ी ख़राब है वहाँ के। तो किस तरह से आप बॉर्डर पर पहुंची, किस तरह से आप भारत यहाँ पर वापस लौटी हैं? तो बॉर्डर पे पहुंचने के लिए हमने जो डे 2 था, सेकंड डे जब ये सब शुरू हुआ था, तो हमने सेकंड डे डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था कि हमें रेलवे स्टेशन जाना था ट्रेन लेने के लिए। हमने सोचा जो भी बॉर्डर के पास कोई ट्रेन मिलेगी हम उसमें चढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे हम वहाँ गए, जैसे हम ट्रेन के पास आए वहाँ पे बॉम्बिंग्स चालू हो गए, तो हम सब बहुत डर गए। वहाँ पे धक्का मुक्की हो गए, एक के ऊपर एक बच्चे गिर गए, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम वाली हालात हो गई। सब बहुत डर गए थे, मुझे पैनिक अटैक भी आ गया था, तो हम सारे छुप गए वहाँ से। तो हमें वो ट्रेन नहीं मिली। फिर दूसरी ट्रेन आई खार्किव से कीव तक की। कीव वॉज कैपिटल ऑफ कोर्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। खार्किव के बाद कीवी है जहाँ पे ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम एटलीस्ट कीव तक पहुँचते हैं, ताकि कीव पहुँचने के बाद हमें उसके बाद जो भी ट्रेन मिलेगी बॉर्डर की, तो हम वहाँ से बॉर्डर के लिए ट्रेन ले लेंगे। फिर हम कीव पहुँचे, फिर हमने बॉर्डर के लिए, फिर वहाँ पे जैसे कीव पहुँचने के बाद वहाँ पे अलर्ट हो जाता है कि आपको यहाँ से जाना है जल्द से जल्द, और वहाँ पे ट्रेन का शेड्यूल कुछ ठीक से नहीं रखा हुआ था। फिर हमने वहाँ के वासियों से पूछा कि आपको पता है ये ट्रेन कहाँ जा रही है, तो उन्होंने हमें एक ट्रेन बताया। हमने बिना कुछ सोचे उसमें बैठ गए, बहुत भीड़ थी। फिर वो ट्रेन जा रही थी विनित्सिया, बॉर्डर के काफ़ी 10-12 घंटे क्लोज। फिर हम विनित्सिया पहुँचे, फिर विनित्सिया से हमने बस करी जो कि काफ़ी कॉस्टली हुई। फिर हम बस से बॉर्डर पहुँचे,
बॉर्डर भी उसने, बस वाले ने हमें कुछ 15 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। हमने उसे पैसे ऑफर किए कि आप पैसे ले लो और प्लीज़ आगे छोड़ दो, बट उसने बोला नहीं, हम वहीं छोड़ेंगे। और उस टाइम रात के 1 या 2 बज रहे होंगे और माइनस में था टेम्परेचर, तो हम वहाँ से करीब 3 से 4 घंटे पैदल चल के बॉर्डर तक गए। ठीक है, बहुत ही काफ़ी मुश्किल हालातों से आप वहाँ पर गुजरे हैं। आपने जैसे कहा, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, आप पर तो ये बीती है। और ये बताइए कि आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड्स भी वापस आए होंगे, कितने लोग आपके साथ भारतीय जो नागरिक हैं, भारतीय छात्र हैं, वो वापस आए हैं? जिस सिटी से मैं आई हूँ खारकिव, वहाँ से उस टाइम के लिए हम बस 6 लोग निकले थे। हम सिर्फ 6 लोगों ने फैसला लिया था कि हाँ हमें यहाँ से निकलना है। हमने अपने दोस्तों से पूछा, बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि कहा गया था मेट्रोस के अंदर ही रहे, बट लेकिन हमने हिम्मत करी, हमने डिसाइड किया हमें यहाँ से निकलना है। तो मेरी सिटी से सिर्फ 6 लोग थे। बाकी जो ऑलरेडी बॉर्डर्स पे सिटीज़ हैं, जैसे चेरनोवित्सी, टर्नोपिल, लवीव, वहाँ से 1000-2000 की संख्या में बच्चे थे, लेकिन खारकिव सिटी से सिर्फ 6 लोग निकले थे। सोशल मीडिया पर नेहा कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर भारतीय तिरंगा लगाकर गाड़ी के निकलते हैं तो उस गाड़ी को नहीं रोका जाता। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी, इस बात पे सच्चाई है। हमारी बस के आगे भी तिरंगे का झंडा लगाया गया था फॉर सेफ्टी, कि अगर रशियंस ने कुछ देखा भी तो, या इंडिया का झंडा देख के शायद वो हमें छोड़ दें। ठीक है। और एक और वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रही थी कि बॉर्डर पर आर्मी द्वारा लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया गया है, मारपीट की गई है। क्या कुछ सच्चाई है? आप हालात से गुजर कर आई हैं, ऐसे क्या कुछ सच्चाई है इस बात में? एक्चुअली में जो बॉर्डर के लिए जो बैरियर्स बनाए जाते हैं कि इसके आगे नहीं जाना है, तो वहाँ पर इंडियंस काफ़ी धक्का मुक्की कर रहे थे। इंडियंस ही नहीं, काफ़ी अलग अलग जगहों के बच्चे भी धक्का मुक्की कर रहे थे। जो गाड़ी आ रही थी, वैन्स आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। एम्बुलेंस कुछ भी आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। इसलिए इस चक्कर में काफ़ी टाइम बाद यूक्रेनियन आर्मी थोड़ा उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने थोड़ी फायरिंग चालू कर दी और सबको डराना शुरू कर दिया। तो वही वीडियोस वायरल हुई हैं। ओके, ठीक है। देखिए नेहा, जब आप यूक्रेन में थी, ऐसे हालातों के बीच में थी, तब आपके पेरेंट्स को काफ़ी चिंता हुई होगी, लेकिन फिलहाल आप घर पे सुरक्षित लौटी हैं। जब आप घर पे पहुंची तो किस तरह का माहौल पेरेंट्स में देखने को मिला? किस तरह की खुशी उनके चेहरे पर आई, वो थोड़ा बयान कीजिए। पेरेंट्स तो बहुत खुश थे। सारे रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले सभी मेरे पास आए, मेरा स्वागत किया। हाँ, वो सब बहुत खुश थे, बट एक अंदर से वो मायूसी भी थी कि बाकी बच्चे भी आ जाए, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त वहीं पे थे फंसे हुए। बाकी अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इंडियन जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं बुरे हालातों के बीच में। क्या कुछ आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगी कि उन बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आएँ? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये तो बोल दिया गया कि बॉर्डर के पास आ जाओ, हम तुम्हें ले जाएंगे, बट अपने अपने शहरों से बॉर्डर तक का सफ़र बहुत कठिन है। तो बस उसका एक अरेंजमेंट किया जाए कि वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचाने का, क्योंकि उसी बीच रास्ते में बॉम्बिंग्स हो रही है, रशियंस अटैक कर रहे हैं, वही एक कठिन रास्ता है। तो वहीं पे एक हेल्प चाहिए कि हाँ, आप वहाँ से हमें बॉर्डर तक पहुँचाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो ये है अंबाला की बेटी नेहा, जो यूक्रेन से सुरक्षित भारत लौटी हैं, अंबाला वापस लौटी हैं। भारत वापस लौटने के बाद इनके पेरेंट्स में जाहिर सी बात है कि खुशी की लहर है। जब अपना बच्चा इतनी मुसीबतों से निकलकर सुरक्षित घर लौटता है तो पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होते हैं। ऐसे में नेहा ने यह भी भारत सरकार से अपील की है कि जितने भी बच्चे अभी मुश्किल हालातों में यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनका भी अच्छा अरेंजमेंट भारत सरकार करे ताकि उनको भी सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। बता दें कि अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से नेहा ने पहले भी भारत सरकार से अपील की थी और एक बार फिर से भारत सरकार से उनकी गुहार है कि बाकी बच्चों को भी सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। फिलहाल अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। यूक्रेन से कई भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत में सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। ऐसे में कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जहां पर अंबाला की बेटी यूक्रेन में फंसी हुई थी और उसने भारत सरकार से सुरक्षित उन्हें वापस भारत लाने की अपील की थी। अब अंबाला की बेटी अंबाला में सुरक्षित वापस आ चुकी है और इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नेहा। नेहा पढ़ाई करने गई थी यूक्रेन में MBBS की और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सुरक्षित घर लौटी है। क्या कुछ वहां के हालात रहे, किस तरह से इन्होंने मुश्किलों का सामना किया, ये सब हम इनसे बातचीत करेंगे। नेहा, सबसे पहले तो बताएं कि आप यूक्रेन में कितने समय पहले गई थी और क्या पढ़ाई वहां पर करने गई थी? मैं वहाँ 4 साल पहले गई थी और MBBS की पढ़ाई करने गई थी।
नेहा, किस तरह से वहां पर हालात थे, किस तरह की मुश्किलों का आपने सामना किया, क्योंकि लगातार बॉम्बिंग की जो तस्वीरें हैं वो मीडिया के सामने आ रही थी। वहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब थे। लाइक जब भी बॉम्बिंग हो रही थी हमें कहा गया था मेट्रोज़ में जाना है या बंकर्स में, जो भी चीज़ें अंडरग्राउंड है वहाँ जाना है। तो जैसे ही अलर्ट हो रहा था हम सारे मेट्रो में जा रहे थे। मेट्रो में काफ़ी 5-6 घंटे बिताने के बाद जैसे ही थोड़ा शांत होता था हम वापस आते थे, कुछ खाना वगैरह गैदर करते थे, फिर हम वापस मेट्रो या बंकर्स में रहते थे। नेहा, बॉम्बिंग जब से स्टार्ट हुई थी किस तरह से आप लोगों ने सरवाइव किया? अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, देखिए क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही थी कि खाने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में बच्चों को खाना मिल रहा था, तो कैसे सर्वाइवल रहा आपका? जैसे ये सब शुरू हुआ हमने देखा ग्रोसरी स्टोर्स में सब कुछ ख़त्म होने लगा, तो हम भी फटाफट भाग के गए, जो हाथ लगा वो हमने उठा लिया। फिर लाइक कुछ दिनों का सामान था हमारे पास, सो कुछ दिन सर्वाइव करना वाज इजी, बट उसके बाद इट वाज गेटिंग डिफ़िकल्ट, पर तब तक मैं निकल चुकी थी वहाँ से। ठीक है नेहा, एक आप बताएं कि आपके साथ आपके कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो अंबाला के थे या फिर कहीं और के थे? कैसे आप अकेली थी वहाँ पर या और भी जो भारत के छात्र थे वहाँ पर मौजूद? मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं रह रही थी वो काफ़ी अलग अलग जगह से थे। कोई पटना का था, कोई दिल्ली का, कोई बैंगलोर का। तो हम कुल मिला के 6 लोग थे। हम लोग साथ में रह रहे थे और जैसे ही कुछ हो रहा था हमने साथ में डिसाइड किया था कि हमें ये जगह छोड़नी है और हमें यहाँ से जाना होगा। नेहा, अगर बात करें पेरेंट्स की, देखिए किसी का बच्चा अगर बाहर होता है, वो भी यूक्रेन में, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर के हालात चल रहे हैं, ऐसे में काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही थी। पेरेंट्स से आपका कैसे कॉन्टैक्ट हो रहा था? उनको भी काफ़ी चिंता होगी, जाहिर सी बात है आपकी, तो किस तरह से उनसे कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे? किस तरह से उनको एक तरह से समझा भी रहे थे आपकी टेंशन मत लीजिए? क्या कुछ माहौल बना हुआ था घर का भी? जैसे मैंने शुरुआत में ही पेरेंट्स को बता दिया यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा मेट्रोज़ में छुपो। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं आपको हर 1 घंटे या 2 घंटे बाद टेक्स्ट करूँगी या मैसेज करूँगी या किसी और के फ़ोन से करूँगी, क्योंकि उनको कॉल करना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वो लोग ज़्यादा टेंशन में थे। तो इसीलिए कभी मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दे रही थी या फिर कभी नेट ऑफ, सब कुछ ऑफ करके रख रही थी ताकि थोड़ी चार्जिंग बची रहे, बिकॉज बंकर्स में चार्ज करना मुश्किल था। यूक्रेन में आप कौन सी सिटी में रुके हुए थे? और वहाँ पर आपने जो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से वीडियो भेजी थी हमें और सरकार से भी अपील की थी, उसमें आपने हालात दिखाए थे। आप कहाँ पर वहाँ पर रुके हुए थे और क्या कुछ वहाँ का माहौल रहा था बाकी बच्चों के बीच में भी? मैं यूक्रेन में खार्किव सिटी से हूँ जो बिल्कुल रशिया बॉर्डर पे है। सो वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। तो हम लोग वही, जब मैंने आपको वीडियो भेजी थी तो वो मेट्रो के अंदर की थी जो अंडरग्राउंड है, और सभी लोग वहाँ पे एक एक बेडशीट चादर बिछा के सब अपना सामान लेके वहीं बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से, और काफ़ी ठंड भी थी। ठीक है, और हमें ये भी बताएं कि अटैक होने से पहले, बॉम्बिंग जो वहाँ पर शुरू हुई, अटैक होने से पहले क्या एम्बेसी की तरफ से बच्चों को कोई अलर्ट भेजा गया था कि आप अपना सुरक्षित रहें या यहाँ से आप भारत लौट जाएं? कुछ ऐसा अलर्ट आपको भेजा गया था? जी, बस एक अलर्ट आया था कि अगर हो सकता है, तो इट वाज नॉट, वो ऐसा नहीं था कि जाओ बिल्कुल, वो था कि आप अगर आ सकते हो तो आ जाओ, अगर रहना है तो रहो। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हाँ आओ सभी मिलके, नहीं। तो इसलिए कॉलेजेस बंद हुए नहीं थे, तो हमने डिसाइड किया हम क्यों जाए जब कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए हम सब वहीं थे। अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्टली होता कि हाँ स्ट्रिक्टली आ जाओ सारे, तो शायद हम सारे आ चुके होते। आपने बताया कि आप खार्किव में रुकी हुई थी। खार्किव की काफ़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार कंटिन्यू वहाँ पर बॉम्बिंग हो रही है, काफ़ी धमाके हो रहे हैं, हालात काफ़ी ख़राब हैं वहाँ के। तो किस तरह से आप बॉर्डर पर पहुंची, किस तरह से आप भारत यहाँ पर वापस लौटी हैं? तो बॉर्डर पे पहुंचने के लिए हमने, जो डे 2 था, सेकंड डे जब ये सब शुरू हुआ था, तो हमने सेकंड डे डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था कि हमें रेलवे स्टेशन जाना था ट्रेन लेने के लिए। हमने सोचा जो भी बॉर्डर के पास कोई ट्रेन मिलेगी हम उसमें चढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे हम वहाँ गए, जैसे हम ट्रेन के पास आए, वहाँ पे बॉम्बिंग्स चालू हो गए। तो हम सब बहुत डर गए, वहाँ पे धक्का मुक्की हो गए, एक के ऊपर एक बच्चे गिर गए। तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम वाली हालात हो गई, सब बहुत डर गए थे, मुझे पैनिक अटैक भी आ गया था। तो हम सारे छुप गए वहाँ से, तो हमें वो ट्रेन नहीं मिली। फिर दूसरी ट्रेन आई खार्किव से कीव तक की। कीव वॉज कैपिटल, ऑफ कोर्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। खार्किव के बाद कीवी है जहाँ पे ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम एटलीस्ट कीव तक पहुँचते हैं, ताकि कीव पहुँचने के बाद हमें उसके बाद जो भी ट्रेन मिलेगी बॉर्डर की, तो हम वहाँ से बॉर्डर के लिए ट्रेन ले लेंगे। फिर हम कीव पहुँचे, फिर हमने बॉर्डर के लिए, फिर वहाँ पे जैसे कीव पहुँचने के बाद वहाँ पे अलर्ट हो जाता है कि आपको यहाँ से जाना है जल्द से जल्द।
और वहाँ पे ट्रेन का शेड्यूल कुछ ठीक से नहीं रखा हुआ था। फिर हमने वहाँ के वासियों से पूछा कि आपको पता है ये ट्रेन कहाँ जा रही है, तो उन्होंने हमें एक ट्रेन बताया। हमने बिना कुछ सोचे उसमें बैठ गए, बहुत भीड़ थी। फिर वो ट्रेन जा रही थी विनित्सिया, बॉर्डर के काफ़ी 10-12 घंटे क्लोज। फिर हम विनित्सिया पहुँचे, फिर विनित्सिया से हमने बस करी जो कि काफ़ी कॉस्टली हुई। फिर हम बस से बॉर्डर पहुँचे। बॉर्डर भी उसने, बस वाले ने हमें कुछ 15 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। हमने उसे पैसे ऑफर किए कि आप पैसे ले लो और प्लीज़ आगे छोड़ दो, बट उसने बोला नहीं, हम वहीं छोड़ेंगे। और उस टाइम रात के 1 या 2 बज रहे होंगे और माइनस में था टेम्परेचर। तो हम वहाँ से करीब 3 से 4 घंटे पैदल चल के बॉर्डर तक गए। ठीक है, बहुत ही काफ़ी मुश्किल हालातों से आप वहाँ पर गुजरे हैं। आपने जैसे कहा, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, आप पर तो ये बीती है। और ये बताइए कि आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड्स भी वापस आए होंगे, कितने लोग आपके साथ भारतीय जो नागरिक हैं, भारतीय छात्र हैं, वो वापस आए हैं? जिस सिटी से मैं आई हूँ खारकिव, वहाँ से उस टाइम के लिए हम बस 6 लोग निकले थे। हम सिर्फ 6 लोगों ने फैसला लिया था कि हाँ हमें यहाँ से निकलना है। हमने अपने दोस्तों से पूछा, बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि कहा गया था मेट्रोस के अंदर ही रहे, बट लेकिन हमने हिम्मत करी, हमने डिसाइड किया हमें यहाँ से निकलना है। तो मेरी सिटी से सिर्फ 6 लोग थे। बाकी जो ऑलरेडी बॉर्डर्स पे सिटीज़ हैं जैसे चेरनिवित्सी, टर्नोपिल, लवीव, वहाँ से 1000-2000 की संख्या में बच्चे थे, लेकिन खारकिव सिटी से सिर्फ 6 लोग निकले थे। सोशल मीडिया पर नेहा कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर भारतीय तिरंगा लगाकर गाड़ी के निकलते हैं तो उस गाड़ी को नहीं रोका जाता। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी, इस बात पे सच्चाई है। हमारी बस के आगे भी तिरंगे का झंडा लगाया गया था फॉर सेफ्टी, कि अगर रशियंस ने कुछ देखा भी तो, या इंडिया का झंडा देख के शायद वो हमें छोड़ दें। ठीक है। और एक और वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रही थी कि बॉर्डर पर आर्मी द्वारा लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया गया है, मारपीट की गई है। क्या कुछ सच्चाई है? आप हालात से गुजर कर आई हैं, ऐसे क्या कुछ सच्चाई है इस बात में? एक्चुअली में जो बॉर्डर के लिए जो बैरियर्स बनाए जाते हैं कि इसके आगे नहीं जाना है, तो वहाँ पर इंडियंस काफ़ी धक्का मुक्की कर रहे थे। इंडियंस ही नहीं, काफ़ी अलग अलग जगहों के बच्चे भी धक्का मुक्की कर रहे थे। जो गाड़ियाँ आ रही थी, वैन्स आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। एम्बुलेंस कुछ भी आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। इसलिए इस चक्कर में काफ़ी टाइम बाद यूक्रेनियन आर्मी थोड़ा उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने थोड़ी फायरिंग चालू कर दी और सबको डराना शुरू कर दिया। तो वही वीडियोस वायरल हुई हैं। ओके, ठीक है। देखिए नेहा, जब आप यूक्रेन में थी, ऐसे हालातों के बीच में थी, तब आपके पेरेंट्स को काफ़ी चिंता हुई होगी, लेकिन फिलहाल आप घर पे सुरक्षित लौटी हैं। जब आप घर पे पहुंची तो किस तरह का माहौल पेरेंट्स में देखने को मिला? किस तरह की खुशी उनके चेहरे पर आई, वो थोड़ा बयान कीजिए। पेरेंट्स तो बहुत खुश थे। सारे रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले सभी मेरे पास आए, मेरा स्वागत किया। हाँ, वो सब बहुत खुश थे, बट एक अंदर से वो मायूसी भी थी कि बाकी बच्चे भी आ जाएं, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त वहीं पे थे फंसे हुए। बाकी अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इंडियन जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं बुरे हालातों के बीच में। क्या कुछ आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगी कि उन बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आएँ? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये तो बोल दिया गया कि बॉर्डर के पास आ जाओ, हम तुम्हें ले जाएंगे, बट अपने अपने शहरों से बॉर्डर तक का सफ़र बहुत कठिन है। तो बस उसका एक अरेंजमेंट किया जाए कि वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचाने का, क्योंकि उसी बीच रास्ते में बॉम्बिंग्स हो रही है, रशियंस अटैक कर रहे हैं, वही एक कठिन रास्ता है। तो वहीं पे एक हेल्प चाहिए कि हाँ, आप वहाँ से हमें बॉर्डर तक पहुँचाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो ये है अम्बाला की बेटी नेहा, जो यूक्रेन से सुरक्षित भारत लौटी हैं, अम्बाला वापस लौटी हैं। भारत वापस लौटने के बाद इनके पेरेंट्स में जाहिर सी बात है कि खुशी की लहर है। जब अपना बच्चा इतनी मुसीबतों से निकलकर सुरक्षित घर लौटता है तो पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होते हैं। ऐसे में नेहा ने यह भी भारत सरकार से अपील की है कि जितने भी बच्चे अभी मुश्किल हालातों में यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनका भी अच्छा अरेंजमेंट भारत सरकार करे ताकि उनको भी सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। बता दें कि अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से नेहा ने पहले भी भारत सरकार से अपील की थी और एक बार फिर से भारत सरकार से उनकी गुहार है कि बाकी बच्चों को भी सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। फिलहाल अम्बाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। यूक्रेन से कई भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत में सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। ऐसे में कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जहां पर अम्बाला की बेटी यूक्रेन में फंसी हुई थी और उसने भारत सरकार से सुरक्षित उन्हें वापस भारत लाने की अपील की थी। अब अम्बाला की बेटी अम्बाला में सुरक्षित वापस आ चुकी है और इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नेहा। नेहा,
पढ़ाई करने गई थी यूक्रेन में एमबीबीएस की और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुरक्षित घर लौटी है, क्या कुछ वहां के हालात रहे, किस तरह से इन्होंने मुश्किलों का सामना किया, ये सब हम इनसे बातचीत करेंगे। नेहा, सबसे पहले तो बताएं कि आप यूक्रेन में कितने समय पहले गई थी और क्या पढ़ाई वहां पर करने गई थी? मैं वहाँ 4 साल पहले गई थी और एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई थी। नेहा, किस तरह से वहां पर हालात थे, किस तरह की मुश्किलों का आपने सामना किया, क्योंकि लगातार बॉम्बिंग की जो तस्वीरें हैं वो मीडिया के सामने आ रही थी? वहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब थे। लाइक जब भी बॉम्बिंग हो रही थी हमें कहा गया था मेट्रोज में जाना है या बंकर्स में, जो भी चीज़ें अंडरग्राउंड है वहाँ जाना है। तो जैसे ही अलर्ट हो रहा था हम सारे मेट्रो में जा रहे थे। मेट्रो में काफ़ी 5-6 घंटे बिताने के बाद जैसे थोड़ा शांत होता था हम वापस आते थे, कुछ खाना वगैरह गैदर करते थे, फिर हम वापस मेट्रो या बंकर्स में रहते थे। नेहा, बॉम्बिंग जब से स्टार्ट हुई थी किस तरह से आप लोगों ने सरवाइव किया? अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, देखिए क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही थी कि खाने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में बच्चों को खाना मिल रहा था, तो कैसे सर्वाइवल रहा आपका? जैसे ये सब शुरू हुआ हमने देखा ग्रोसरी स्टोर्स में सब कुछ ख़त्म होने लगा, तो हम भी फटाफट भाग के गए, जो हाथ लगा वो हमने उठा लिया। फिर लाइक कुछ दिनों का सामान था हमारे पास, सो कुछ दिन सर्वाइव करना वाज इजी, बट उसके बाद इट वाज गेटिंग डिफ़िकल्ट, पर तब तक मैं निकल चुकी थी वहाँ से। ठीक है नेहा, एक आप बताएं कि आपके साथ आपके कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो अंबाला के थे या फिर कहीं और के थे? कैसे आप अकेली थी वहाँ पर या और भी जो भारत के छात्र थे वहाँ पर मौजूद? मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं रह रही थी वो काफ़ी अलग अलग जगह से थे। कोई पटना का था, कोई दिल्ली का, कोई बैंगलोर का। तो हम कुल मिला के 6 लोग थे। हम लोग साथ में रह रहे थे और जैसे ही कुछ हो रहा था हमने साथ में डिसाइड किया था कि हमें ये जगह छोड़नी है और हमें यहाँ से जाना होगा। नेहा, अगर बात करें पेरेंट्स की, देखिए किसी का बच्चा अगर बाहर होता है, वो भी यूक्रेन में, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर के हालात चल रहे हैं, ऐसे में काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही थी। पेरेंट्स से आपका कैसे कॉन्टैक्ट हो रहा था? उनको भी काफ़ी चिंता होगी, जाहिर सी बात है आपकी, तो किस तरह से उनसे कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे? किस तरह से उनको एक तरह से समझा भी रहे थे आपकी टेंशन मत लीजिए? क्या कुछ माहौल बना हुआ था घर का भी? जैसे मैंने शुरुआत में ही पेरेंट्स को बता दिया यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा मेट्रोज में छुपो। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं आपको हर 1 घंटे या 2 घंटे बाद टेक्स्ट करूँगी या मैसेज करूँगी या किसी और के फ़ोन से करूँगी, क्योंकि उनको कॉल करना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वो लोग ज़्यादा टेंशन में थे। तो इसीलिए कभी मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दे रही थी या फिर कभी नेट ऑफ, सब कुछ ऑफ करके रख रही थी ताकि थोड़ी चार्जिंग बची रहे, बिकॉज बंकर्स में चार्ज करना मुश्किल था। यूक्रेन में आप कौन सी सिटी में रुके हुए थे और वहाँ पर आपने जो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से वीडियो भेजी थी हमें और सरकार से भी अपील की थी, उसमें आपने हालात दिखाए थे, आप कहाँ पर वहाँ पर रुके हुए थे और क्या कुछ वहाँ का माहौल रहा था बाकी बच्चों के बीच में भी? मैं यूक्रेन में खार्किव सिटी से हूँ जो बिल्कुल रशिया बॉर्डर पे है। सो वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। तो हम लोग वही, जब मैंने आपको वीडियो भेजी थी तो वो मेट्रो के अंदर की थी जो अंडरग्राउंड है, और सभी लोग वहाँ पे एक एक बेडशीट चादर बिछा के सब अपना सामान लेके वही बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से, और काफ़ी ठंड भी थी। ठीक है, और हमें ये भी बताएं कि अटैक होने से पहले, बॉम्बिंग जो वहाँ पर शुरू हुई, अटैक होने से पहले क्या एम्बेसी की तरफ से बच्चों को कोई अलर्ट भेजा गया था कि आप अपना सुरक्षित रहें या यहाँ से आप भारत लौट जाएं? कुछ ऐसा अलर्ट आपको भेजा गया था? जी, बस एक अलर्ट आया था कि अगर हो सकता है, तो इट वाज नॉट, वो ऐसा नहीं था कि जाओ बिल्कुल, वो था कि आप अगर आ सकते हो तो आ जाओ, अगर रहना है तो रहो। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हाँ आओ सभी मिलके, नहीं। तो इसलिए कॉलेजेस बंद हुए नहीं थे, तो हमने डिसाइड किया हम क्यों जाए जब कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए हम सब वहीं थे। अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्टली होता कि हाँ स्ट्रिक्टली आ जाओ सारे, तो शायद हम सारे आ चुके होते। आपने बताया कि आप खार्किव में रुकी हुई थी, खार्किव की काफ़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार कंटिन्यू वहाँ पर बॉम्बिंग हो रही है, काफ़ी धमाके हो रहे हैं, हालात काफ़ी ख़राब हैं वहाँ के। तो किस तरह से आप बॉर्डर पर पहुंची, किस तरह से आप भारत यहाँ पर वापस लौटी हैं? तो बॉर्डर पे पहुंचने के लिए हमने जो डे 2 था, सेकंड डे जब ये सब शुरू हुआ था, तो हमने सेकंड डे डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था कि हमें रेलवे स्टेशन जाना था ट्रेन लेने के लिए। हमने सोचा जो भी बॉर्डर के पास कोई ट्रेन मिलेगी हम उसमें चल जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम वहाँ गए, जैसे ही हम ट्रेन के पास आए वहाँ पे बॉम्बिंग्स चालू हो गए, तो हम सब बहुत डर गए, वहाँ पे धक्का मुक्की हो गए, एक के ऊपर एक बच्चे गिर गए। तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम वाली हालात हो गई, सब बहुत डर गए थे, मुझे पैनिक अटैक भी आ गया था। तो हम सारे छुप गए वहाँ से, तो हमें वो ट्रेन नहीं मिली। फिर दूसरी ट्रेन आई खार्किव से कीव तक की। कीव वॉज कैपिटल,
ऑफ कोर्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, खार्किव के बाद कीवी है जहाँ पे ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम एटलीस्ट कीव तक पहुँचते हैं, ताकि कीव पहुँचने के बाद हम उसके बाद जो भी ट्रेन मिलेगी बॉर्डर की, तो हम वहाँ से बॉर्डर के लिए ट्रेन ले लेंगे। फिर हम कीव पहुँचे, फिर हमने बॉर्डर के लिए, फिर वहाँ पे जैसे कीव पहुँचने के बाद वहाँ पे अलर्ट हो जाता है कि आपको यहाँ से जाना है जल्द से जल्द, और वहाँ पे ट्रेन का शेड्यूल कुछ ठीक से नहीं रखा हुआ था। फिर हमने वहाँ के वासियों से पूछा कि आपको पता है ये ट्रेन कहाँ जा रही है, तो उन्होंने हमें एक ट्रेन बताया। हमने बिना कुछ सोचे उसमें बैठ गए, बहुत भीड़ थी। फिर वो ट्रेन जा रही थी विनित्सिया, बॉर्डर के काफ़ी 10-12 घंटे क्लोज। फिर हम विनित्सिया पहुँचे, फिर विनित्सिया से हमने बस करी जो कि काफ़ी कॉस्टली हुई। फिर हम बस से बॉर्डर पहुँचे। बॉर्डर भी उसने, बस वाले ने हमें कुछ 15 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। हमने उसे पैसे ऑफर किए कि आप पैसे ले लो और प्लीज़ आगे छोड़ दो, बट उसने बोला नहीं, हम वहीं छोड़ेंगे। और उस टाइम रात के 1 या 2 बज रहे होंगे और माइनस में था टेम्परेचर, तो हम वहाँ से करीब 3 से 4 घंटे पैदल चल के बॉर्डर तक गए। ठीक है, बहुत ही काफ़ी मुश्किल हालातों से आप वहाँ पर गुजरे हैं। आपने जैसे कहा, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, आप पर तो ये बीती है। और ये बताइए कि आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड्स भी वापस आए होंगे, कितने लोग आपके साथ भारतीय जो नागरिक हैं, भारतीय छात्र हैं, वो वापस आए हैं? जिस सिटी से मैं आई हूँ खार्किव, वहाँ से उस टाइम के लिए हम बस 6 लोग निकले थे। हम सिर्फ 6 लोगों ने फैसला लिया था कि हाँ हमें यहाँ से निकलना है। हमने अपने दोस्तों से पूछा, बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि कहा गया था मेट्रोस के अंदर ही रहे, बट लेकिन हमने हिम्मत करी, हमने डिसाइड किया हमें यहाँ से निकलना है। तो मेरी सिटी से सिर्फ 6 लोग थे। बाकी जो ऑलरेडी बॉर्डर्स पे सिटीज़ हैं जैसे चेरनोवित्सी, टर्नोपिल, लवीव, वहाँ से 1000-2000 की संख्या में बच्चे थे, लेकिन खार्किव सिटी से सिर्फ 6 लोग निकले थे। सोशल मीडिया पर नेहा कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर भारतीय तिरंगा लगाकर गाड़ी के निकलते हैं तो उस गाड़ी को नहीं रोका जाता। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी, इस बात पे सच्चाई है। हमारी बस के आगे भी तिरंगे का झंडा लगाया गया था फॉर सेफ्टी, कि अगर रशियंस ने कुछ देखा भी तो, या इंडिया का झंडा देख के शायद वो हमें छोड़ दें। ठीक है। और एक और वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रही थी कि बॉर्डर पर आर्मी द्वारा लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया गया है, मारपीट की गई है। क्या कुछ सच्चाई है? आप हालात से गुजर कर आई हैं, ऐसे क्या कुछ सच्चाई है इस बात में? एक्चुअली में जो बॉर्डर के लिए जो बैरियर्स बनाए जाते हैं कि इसके आगे नहीं जाना है, तो वहाँ पर इंडियंस काफ़ी धक्का मुक्की कर रहे थे। इंडियंस ही नहीं, काफ़ी अलग अलग जगहों के बच्चे भी धक्का मुक्की कर रहे थे। जो गाड़ियाँ आ रही थी, वैन्स आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। एम्बुलेंस कुछ भी आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। इसलिए इस चक्कर में काफ़ी टाइम बाद यूक्रेनियन आर्मी थोड़ा उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने थोड़ी फायरिंग चालू कर दी और सबको डराना शुरू कर दिया, तो वही वीडियोस वायरल हुई है। ओके, ठीक है। देखिए नेहा, जब आप यूक्रेन में थी, ऐसे हालातों के बीच में थी, तब आपके पेरेंट्स को काफ़ी चिंता हुई होगी, लेकिन फिलहाल आप घर पे सुरक्षित लौटी हैं। जब आप घर पे पहुंची तो किस तरह का माहौल पेरेंट्स में देखने को मिला? किस तरह की खुशी उनके चेहरे पर आई, वो थोड़ा बयान कीजिए। पेरेंट्स तो बहुत खुश थे। सारे रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले सभी मेरे पास आए, मेरा स्वागत किया। हाँ, वो सब बहुत खुश थे, बट एक अंदर से वो मायूसी भी थी कि बाकी बच्चे भी आ जाए, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त वहीं पे थे फंसे हुए। बाकी अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इंडियन जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं बुरे हालातों के बीच में। क्या कुछ आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगी कि उन बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आएँ? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये तो बोल दिया गया कि बॉर्डर के पास आ जाओ, हम तुम्हें ले जाएंगे, बट अपने अपने शहरों से बॉर्डर तक का सफ़र बहुत कठिन है। तो बस उसका एक अरेंजमेंट किया जाए कि वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचाने का, क्योंकि उसी बीच रास्ते में बॉम्बिंग्स हो रही है, रशियंस अटैक कर रहे हैं, वही एक कठिन रास्ता है। तो वहीं पे एक हेल्प चाहिए कि हाँ, आप वहाँ से हमें बॉर्डर तक पहुँचाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो ये है अंबाला की बेटी नेहा, जो यूक्रेन से सुरक्षित भारत लौटी हैं, अंबाला वापस लौटी हैं। भारत वापस लौटने के बाद इनके पेरेंट्स में जाहिर सी बात है कि खुशी की लहर है। जब अपना बच्चा इतनी मुसीबतों से निकलकर सुरक्षित घर लौटता है तो पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होते हैं। ऐसे में नेहा ने यह भी भारत सरकार से अपील की है कि जितने भी बच्चे अभी मुश्किल हालातों में यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनका भी अच्छा अरेंजमेंट भारत सरकार करे ताकि उनको भी सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। बता दें कि अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से
से नेहा ने पहले भी भारत सरकार से अपील की थी और एक बार फिर से भारत सरकार से उनकी गुहार है कि बाकी बच्चों को भी सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। फिलहाल अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। यूक्रेन से कई भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत में सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। ऐसे में कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जहां पर अंबाला की बेटी यूक्रेन में फंसी हुई थी और उसने भारत सरकार से सुरक्षित उन्हें वापस भारत लाने की अपील की थी। अब अंबाला की बेटी अंबाला में सुरक्षित वापस आ चुकी है और इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नेहा। नेहा पढ़ाई करने गई थी यूक्रेन में एमबीबीएस की और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुरक्षित घर लौटी है, क्या कुछ वहां के हालात रहे, किस तरह से इन्होंने मुश्किलों का सामना किया, ये सब हम इनसे बातचीत करेंगे। नेहा, सबसे पहले तो बताएं कि आप यूक्रेन में कितने समय पहले गई थी और क्या पढ़ाई वहां पर करने गई थी? मैं वहाँ 4 साल पहले गई थी और एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई थी। नेहा, किस तरह से वहां पर हालात थे, किस तरह की मुश्किलों का आपने सामना किया, क्योंकि लगातार बॉम्बिंग की जो तस्वीरें हैं वो मीडिया के सामने आ रही थी? वहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब थे। लाइक जब भी बॉम्बिंग हो रही थी हमें कहा गया था मेट्रोज़ में जाना है या बंकर्स में, जो भी चीज़ें अंडरग्राउंड है वहाँ जाना है। तो जैसे ही अलर्ट हो रहा था हम सारे मेट्रो में जा रहे थे। मेट्रो में काफ़ी 5-6 घंटे बिताने के बाद जैसे ही थोड़ा शांत होता था हम वापस आते थे, कुछ खाना वगैरह गैदर करते थे, फिर हम वापस मेट्रो या बंकर्स में रहते थे। नेहा, बॉम्बिंग जब से स्टार्ट हुई थी किस तरह से आप लोगों ने सरवाइव किया? अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, देखिए क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही थी कि खाने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में बच्चों को खाना मिल रहा था, तो कैसे सर्वाइवल रहा आपका? जैसे ये सब शुरू हुआ हमने देखा ग्रोसरी स्टोर्स में सब कुछ ख़त्म होने लगा, तो हम भी फटाफट भाग के गए, जो हाथ लगा वो हमने उठा लिया। फिर लाइक कुछ दिनों का सामान था हमारे पास, सो कुछ दिन सर्वाइव करना वाज इजी, बट उसके बाद इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट, पर तब तक मैं निकल चुकी थी वहाँ से। ठीक है नेहा, एक आप बताएं कि आपके साथ आपके कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो अंबाला के थे या फिर कहीं और के थे? कैसे आप अकेली थी वहां पर या और भी जो भारत के छात्र थे वहां पर मौजूद? मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं रह रही थी वो काफ़ी अलग अलग जगह से थे। कोई पटना का था, कोई दिल्ली का, कोई बैंगलोर का। तो हम कुल मिला के 6 लोग थे। हम लोग साथ में रह रहे थे और जैसे कुछ हो रहा था हमने साथ में डिसाइड किया था कि हमें ये जगह छोड़नी है और हमें यहाँ से जाना होगा। नेहा, अगर बात करें पेरेंट्स की, देखिए किसी का बच्चा अगर बाहर होता है, वो भी यूक्रेन में, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर के हालात चल रहे हैं, ऐसे में काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही थी। पेरेंट्स से आपका कैसे कॉन्टैक्ट हो रहा था? उनको भी काफ़ी चिंता होगी, जाहिर सी बात है आपकी, तो किस तरह से उनसे कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे? किस तरह से उनको एक तरह से समझा भी रहे थे आपकी टेंशन मत लीजिए? क्या कुछ माहौल बना हुआ था घर का भी? जैसे मैंने शुरुआत में ही पेरेंट्स को बता दिया यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा मेट्रोज़ में छुपो। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं आपको हर 1 घंटे या 2 घंटे बाद टेक्स्ट करूँगी या मैसेज करूँगी या किसी और के फ़ोन से करूँगी, क्योंकि उनको कॉल करना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वो लोग ज़्यादा टेंशन में थे। तो इसीलिए कभी मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दे रही थी या फिर कभी नेट ऑफ, सब कुछ ऑफ करके रख रही थी ताकि थोड़ी चार्जिंग बची रहे, बिकॉज बंकर्स में चार्ज करना मुश्किल था। यूक्रेन में आप कौन सी सिटी में रुके हुए थे और वहाँ पर आपने जो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से वीडियो भेजी थी हमें और सरकार से भी अपील की थी, उसमें आपने हालात दिखाए थे? आप कहाँ पर वहाँ पर रुके हुए थे और क्या कुछ वहाँ का माहौल रहा था बाकी बच्चों के बीच में भी? मैं यूक्रेन में खार्किव सिटी से हूँ जो बिल्कुल रशिया बॉर्डर पे है। सो वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। तो हम लोग वही, जब मैंने आपको वीडियो भेजी थी तो वो मेट्रो के अंदर की थी जो अंडरग्राउंड है, और सभी लोग वहाँ पे एक एक बेडशीट चादर बिछा के सब अपना सामान लेके वहीं बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से, और काफ़ी ठंड भी थी। ठीक है, और हमें ये भी बताएं कि अटैक होने से पहले, बॉम्बिंग जो वहाँ पर शुरू हुई, अटैक होने से पहले क्या एम्बेसी की तरफ से बच्चों को कोई अलर्ट भेजा गया था कि आप अपना सुरक्षित रहें या यहाँ से आप भारत लौट जाएं? कुछ ऐसा अलर्ट आपको भेजा गया था? जी, बस एक अलर्ट आया था कि अगर हो सकता है तो इट वाज नॉट, वो ऐसा नहीं था कि जाओ बिल्कुल, वो था कि आप अगर आ सकते हो तो आ जाओ, अगर रहना है तो रहो। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हाँ आओ सभी मिलके, नहीं। तो इसीलिए कॉलेजेस बंद हुए नहीं थे, तो हमने डिसाइड किया हम क्यों जाए जब कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए हम सब वहीं थे। अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्टली होता कि हाँ स्ट्रिक्टली आ जाओ सारे, तो शायद हम सारे आ चुके होते। आपने बताया कि आप खार्किव में रुकी हुई थी। खार्किव की काफ़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार कंटिन्यू वहाँ पर बॉम्बिंग हो रही है, काफ़ी धमाके हो रहे हैं, हालात काफ़ी ख़राब है वहाँ के। तो किस तरह से आप बॉर्डर पर पहुंची, किस तरह से आप भारत यहाँ पर वापस लौटी हैं?
तो बॉर्डर पे पहुंचने के लिए हमने जो डे 2 था, सेकंड डे जब ये सब शुरू हुआ था, तो हमने सेकंड डे डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था कि हमें रेलवे स्टेशन जाना था ट्रेन लेने के लिए। हमने सोचा जो भी बॉर्डर के पास कोई ट्रेन मिलेगी हम उसमें चढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे हम वहाँ गए, जैसे ही हम ट्रेन के पास आए, वहाँ पे बॉम्बिंग्स चालू हो गए। तो हम सब बहुत डर गए, वहाँ पे धक्का मुक्की हो गए, एक के ऊपर एक बच्चे गिर गए। तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम वाली हालात हो गई, सब बहुत डर गए थे, मुझे पैनिक अटैक भी आ गया था। तो हम सारे छुप गए वहाँ से, तो हमें वो ट्रेन नहीं मिली। फिर दूसरी ट्रेन आई खार्किव से कीव तक की। कीव वॉज कैपिटल ऑफ कोर्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। खार्किव के बाद कीव ही है जहाँ पे ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम एटलीस्ट कीव तक पहुँचते हैं, ताकि कीव पहुँचने के बाद हम उसके बाद जो भी ट्रेन मिलेगी बॉर्डर की, तो हम वहाँ से बॉर्डर के लिए ट्रेन ले लेंगे। फिर हम कीव पहुँचे, फिर हमने बॉर्डर के लिए, फिर वहाँ पे जैसे कीव पहुँचने के बाद वहाँ पे अलर्ट हो जाता है कि आपको यहाँ से जाना है जल्द से जल्द। और वहाँ पे ट्रेन्स का शेड्यूल कुछ ठीक से नहीं रखा हुआ था। फिर हमने वहाँ के वासियों से पूछा कि आपको पता है ये ट्रेन कहाँ जा रही है? तो उन्होंने हमें एक ट्रेन बताया। हमने बिना कुछ सोचे उसमें बैठ गए, बहुत भीड़ थी। फिर वो ट्रेन जा रही थी विनित्सिया, बॉर्डर के काफ़ी 10-12 घंटे क्लोज। फिर हम विनित्सिया पहुँचे, फिर विनित्सिया से हमने बस करी जो कि काफ़ी कॉस्टली हुई। फिर हम बस से बॉर्डर पहुँचे। बॉर्डर भी उसने, बस वाले ने हमें कुछ 15 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। हमने उसे पैसे ऑफर किए कि आप पैसे ले लो और प्लीज़ आगे छोड़ दो, बट उसने बोला नहीं, हम वहीं छोड़ेंगे। और उस टाइम रात के 1 या 2 बज रहे होंगे और माइनस में था टेम्परेचर। तो हम वहाँ से करीब 3 से 4 घंटे पैदल चल के बॉर्डर तक गए। ठीक है, बहुत ही काफ़ी मुश्किल हालातों से आप वहाँ पर गुजरे हैं। आपने जैसे कहा, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, आप पर तो ये बीती है। और ये बताइए कि आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड्स भी वापस आए होंगे, कितने लोग आपके साथ भारतीय जो नागरिक हैं, भारतीय छात्र हैं, वो वापस आए? जिस सिटी से मैं आई हूँ खार्किव, वहाँ से उस टाइम के लिए हम बस 6 लोग निकले थे। हम सिर्फ 6 लोगों ने फैसला लिया था कि हाँ हमें यहाँ से निकलना है। हमने अपने दोस्तों से पूछा, बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि कहा गया था मेट्रोस के अंदर ही रहे, बट लेकिन हमने हिम्मत करी, हमने डिसाइड किया हमें यहाँ से निकलना है। तो मेरी सिटी से सिर्फ 6 लोग थे। बाकी जो ऑलरेडी बॉर्डर्स पे सिटीज़ हैं, जैसे चेरनोवित्सी, टर्नोपिल, लवीव, वहाँ से 1000-2000 की संख्या में बच्चे थे, लेकिन खार्किव सिटी से सिर्फ 6 लोग निकले थे। सोशल मीडिया पर नेहा कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर भारतीय तिरंगा लगाकर गाड़ी के निकलते हैं तो उस गाड़ी को नहीं रोका जाता। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी, इस बात पे सच्चाई है। हमारी बस के आगे भी तिरंगे का झंडा लगाया गया था फॉर सेफ्टी, कि अगर रशियंस ने कुछ देखा भी तो, या इंडिया का झंडा देख के शायद वो हमें छोड़ दें। ठीक है। और एक और वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रही थी कि बॉर्डर पर आर्मी द्वारा लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया गया है, मारपीट की गई है। क्या कुछ सच्चाई है? आप हालात से गुजर कर आई हैं, ऐसे क्या कुछ सच्चाई है इस बात में? एक्चुअली में जो बॉर्डर के लिए जो बैरियर्स बनाए जाते हैं कि इसके आगे नहीं जाना है, तो वहाँ पर इंडियंस काफ़ी धक्का मुक्की कर रहे थे। इंडियंस ही नहीं, काफ़ी अलग अलग जगहों के बच्चे भी धक्का मुक्की कर रहे थे। जो गाड़ियाँ आ रही थी, वैन्स आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। एम्बुलेंस कुछ भी आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। इसलिए इस चक्कर में काफ़ी टाइम बाद यूक्रेनियन आर्मी थोड़ा उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने थोड़ी फायरिंग चालू कर दी और सबको डराना शुरू कर दिया। तो वही वीडियोस वायरल हुई है। ओके, ठीक है। देखिए नेहा, जब आप यूक्रेन में थी, ऐसे हालातों के बीच में थी, तब आपके पेरेंट्स को काफ़ी चिंता हुई होगी, लेकिन फिलहाल आप घर पे सुरक्षित लौटी हैं। जब आप घर पे पहुंची तो किस तरह का माहौल पेरेंट्स में देखने को मिला? किस तरह की खुशी उनके चेहरे पर आई, वो थोड़ा बयान कीजिए। पेरेंट्स तो बहुत खुश थे। सारे रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले सभी मेरे पास आए, मेरा स्वागत किया। हाँ, वो सब बहुत खुश थे। बट एक अंदर से वो मायूसी भी थी कि बाकी बच्चे भी आ जाए, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त वहीं पे थे फंसे हुए। बाकी अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इंडियन जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं बुरे हालातों के बीच में। क्या कुछ आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगी कि उन बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आएँ? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये तो बोल दिया गया कि बॉर्डर के पास आ जाओ, हम तुम्हें ले जाएंगे, बट अपने अपने शहरों से बॉर्डर तक का सफ़र बहुत कठिन है। तो बस उसका एक अरेंजमेंट किया जाए कि वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचाने का, क्योंकि उसी बीच रास्ते में बॉम्बिंग्स हो रही है, रशियंस अटैक कर रहे हैं, वही एक कठिन रास्ता है। तो वहीं पे एक हेल्प चाहिए
कि हाँ आप वहाँ से हमें बॉर्डर तक पहुँचाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो ये है अंबाला की बेटी नेहा, जो यूक्रेन से सुरक्षित भारत लौटी हैं, अंबाला वापस लौटी हैं। भारत वापस लौटने के बाद इनके पेरेंट्स में जाहिर सी बात है कि खुशी की लहर है। जब अपना बच्चा इतनी मुसीबतों से निकलकर सुरक्षित घर लौटता है तो पेरेंट्स भी काफी खुश होते हैं। ऐसे में नेहा ने यह भी भारत सरकार से अपील की है कि जितने भी बच्चे अभी मुश्किल हालातों में यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनका भी अच्छा अरेंजमेंट भारत सरकार करे ताकि उनको भी सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। बता दें कि अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से नेहा ने पहले भी भारत सरकार से अपील की थी और एक बार फिर से भारत सरकार से उनकी गुहार है कि बाकी बच्चों को भी सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। फिलहाल अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। यूक्रेन से कई भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत में सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। ऐसे में कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जहां पर अंबाला की बेटी यूक्रेन में फंसी हुई थी और उसने भारत सरकार से सुरक्षित उन्हें वापस भारत लाने की अपील की थी। अब अंबाला की बेटी अंबाला में सुरक्षित वापस आ चुकी है और इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नेहा। नेहा पढ़ाई करने गई थी यूक्रेन में एमबीबीएस की और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सुरक्षित घर लौटी है। क्या कुछ वहां के हालात रहे, किस तरह से इन्होंने मुश्किलों का सामना किया, ये सब हम इनसे बातचीत करेंगे। नेहा, सबसे पहले तो बताएं कि आप यूक्रेन में कितने समय पहले गई थी और क्या पढ़ाई वहां पर करने गई थी? मैं वहाँ 4 साल पहले गई थी और एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई थी। नेहा, किस तरह से वहां पर हालात थे, किस तरह की मुश्किलों का आपने सामना किया, क्योंकि लगातार बॉम्बिंग की जो तस्वीरें हैं वो मीडिया के सामने आ रही थी? वहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब थे। लाइक जब भी बॉम्बिंग हो रही थी हमें कहा गया था मेट्रोज़ में जाना है या बंकर्स में, जो भी चीज़ें अंडरग्राउंड है वहाँ जाना है। तो जैसे ही अलर्ट हो रहा था हम सारे मेट्रो में जा रहे थे। मेट्रो में काफ़ी 5-6 घंटे बिताने के बाद जैसे ही थोड़ा शांत होता था हम वापस आते थे, कुछ खाना वगैरह गैदर करते थे, फिर हम वापस मेट्रो या बंकर्स में रहते थे। नेहा, बॉम्बिंग जब से स्टार्ट हुई थी किस तरह से आप लोगों ने सरवाइव किया? अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, देखिए क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही थी कि खाने के लिए बहुत ही कम क्वांटिटी में बच्चों को खाना मिल रहा था, तो कैसे सर्वाइवल रहा आपका? जैसे ये सब शुरू हुआ हमने देखा ग्रोसरी स्टोर्स में सब कुछ ख़त्म होने लगा, तो हम भी फटाफट भाग के गए, जो हाथ लगा वो हमने उठा लिया। फिर लाइक कुछ दिनों का सामान था हमारे पास, सो कुछ दिन सर्वाइव करना वाज इजी, बट उसके बाद इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट, पर तब तक मैं निकल चुकी थी वहाँ से। ठीक है नेहा, एक आप बताएं कि आपके साथ आपके कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो अंबाला के थे या फिर कहीं और के थे? कैसे आप अकेली थी वहाँ पर या और भी जो भारत के छात्र थे वहाँ पर मौजूद? मेरे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं रह रही थी वो काफ़ी अलग अलग जगह से थे। कोई पटना का था, कोई दिल्ली का, कोई बैंगलोर का। तो हम कुल मिला के 6 लोग थे। हम लोग साथ में रह रहे थे और जैसे ही कुछ हो रहा था हमने साथ में डिसाइड किया था कि हमें ये जगह छोड़नी है और हमें यहाँ से जाना होगा। नेहा, अगर बात करें पेरेंट्स की, देखिए किसी का बच्चा अगर बाहर होता है, वो भी यूक्रेन में, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर के हालात चल रहे हैं, ऐसे में काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही थी। पेरेंट्स से आपका कैसे कॉन्टैक्ट हो रहा था? उनको भी काफ़ी चिंता होगी, जाहिर सी बात है आपकी, तो किस तरह से उनसे कॉन्टैक्ट कर पा रहे थे? किस तरह से उनको एक तरह से समझा भी रहे थे आपकी टेंशन मत लीजिए? क्या कुछ माहौल बना हुआ था घर का भी? जैसे मैंने शुरुआत में ही पेरेंट्स को बता दिया यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कहा मेट्रोज़ में छुपो। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं आपको हर 1 घंटे या 2 घंटे बाद टेक्स्ट करूँगी या मैसेज करूँगी या किसी और के फ़ोन से करूँगी, क्योंकि उनको कॉल करना ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि वो लोग ज़्यादा टेंशन में थे। तो इसीलिए कभी मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दे रही थी या फिर कभी नेट ऑफ, सब कुछ ऑफ करके रख रही थी ताकि थोड़ी चार्जिंग बची रहे, बिकॉज बंकर्स में चार्ज करना मुश्किल था। यूक्रेन में आप कौन सी सिटी में रुके हुए थे और वहाँ पर आपने जो अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से वीडियो भेजी थी हमें और सरकार से भी अपील की थी, उसमें आपने हालात दिखाए थे, आप कहाँ पर वहाँ पर रुके हुए थे और क्या कुछ वहाँ का माहौल रहा था बाकी बच्चों के बीच में भी? मैं यूक्रेन में खार्किव सिटी से हूँ जो बिल्कुल रशिया बॉर्डर पे है। सो वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। तो हम लोग वही, जब मैंने आपको वीडियो भेजी थी तो वो मेट्रो के अंदर की थी जो अंडरग्राउंड है, और सभी लोग वहाँ पे एक एक बेडशीट चादर बिछा के सब अपना सामान लेके वहीं बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से, और काफ़ी ठंड भी थी। ठीक है, और हमें ये भी बताएं कि अटैक होने से पहले, बॉम्बिंग जो वहाँ पर शुरू हुई, अटैक होने से पहले क्या एम्बेसी की तरफ से बच्चों को कोई अलर्ट भेजा गया था कि आप अपना सुरक्षित रहें या यहाँ से आप भारत लौट जाएं? कुछ ऐसा अलर्ट आपको भेजा गया था? जी, बस एक अलर्ट आया था कि अगर हो सकता है तो, इट वाज नॉट
वो ऐसा नहीं था कि जाओ बिल्कुल, वो था कि आप अगर आ सकते हो तो आ जाओ, अगर रहना है तो रहो। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हाँ आओ सभी मिलके, नहीं। तो इसलिए कॉलेजेस बंद हुए नहीं थे, तो हमने डिसाइड किया हम क्यों जाए जब कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए हम सब वहीं थे। अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्टली होता कि हाँ स्ट्रिक्टली आ जाओ सारे, तो शायद हम सारे आ चुके होते। आपने बताया कि आप खारकिव में रुकी हुई थी। खारकिव की काफ़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार कंटिन्यू वहाँ पर बॉम्बिंग हो रही है, काफ़ी धमाके हो रहे हैं, हालात काफ़ी ख़राब हैं वहाँ के। तो किस तरह से आप बॉर्डर पर पहुंची, किस तरह से आप भारत यहाँ पर वापस लौटी हैं? तो बॉर्डर पे पहुंचने के लिए हमने जो डे 2 था, सेकंड डे जब ये सब शुरू हुआ था, तो हमने सेकंड डे डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था कि हमें रेलवे स्टेशन जाना था ट्रेन लेने के लिए। हमने सोचा जो भी बॉर्डर के पास कोई ट्रेन मिलेगी हम उसमें चढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे हम वहाँ गए, जैसे हम ट्रेन के पास आए, वहाँ पे बॉम्बिंग्स चालू हो गए। तो हम सब बहुत डर गए, वहाँ पे धक्का मुक्की हो गए, एक के ऊपर एक बच्चे गिर गए। तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम वाली हालात हो गई, सब बहुत डर गए थे, मुझे पैनिक अटैक भी आ गया था। तो हम सारे छुप गए वहाँ से, तो हमें वो ट्रेन नहीं मिली। फिर दूसरी ट्रेन आई खारकिव से कीव तक की। कीव वॉज कैपिटल ऑफ कोर्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है। खारकिव के बाद कीवी है जहाँ पे ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो हमने सोचा कि हम एटलीस्ट कीव तक पहुँचते हैं, ताकि कीव पहुँचने के बाद हम उसके बाद जो भी ट्रेन मिलेगी बॉर्डर की, तो हम वहाँ से बॉर्डर के लिए ट्रेन ले लेंगे। फिर हम कीव पहुँचे, फिर हमने बॉर्डर के लिए, फिर वहाँ पे जैसे कीव पहुँचने के बाद वहाँ पे अलर्ट हो जाता है कि आपको यहाँ से जाना है जल्द से जल्द। और वहाँ पे ट्रेन्स का शेड्यूल कुछ ठीक से नहीं रखा हुआ था। फिर हमने वहाँ के वासियों से पूछा कि आपको पता है ये ट्रेन कहाँ जा रही है? तो उन्होंने हमें एक ट्रेन बताया, हमने बिना कुछ सोचे उसमें बैठ गए। बहुत भीड़ थी। फिर वो ट्रेन जा रही थी विनित्सिया, बॉर्डर के काफ़ी 10-12 घंटे क्लोज। फिर हम विनित्सिया पहुँचे। फिर विनित्सिया से हमने बस करी जो कि काफ़ी कॉस्टली हुई। फिर हम बस से बॉर्डर पहुँचे। बॉर्डर भी उसने, बस वाले ने हमें कुछ 15 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया। हमने उसे पैसे ऑफर किए कि आप पैसे ले लो और प्लीज़ आगे छोड़ दो, बट उसने बोला नहीं हम वहीं छोड़ेंगे। और उस टाइम रात के 1 या 2 बज रहे होंगे और माइनस में था टेम्परेचर। तो हम वहाँ से करीब 3 से 4 घंटे पैदल चल के बॉर्डर तक गए। ठीक है, बहुत ही काफ़ी मुश्किल हालातों से आप वहाँ पर गुजरे हैं। आपने जैसे कहा, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, आप पर तो ये बीती है। और ये बताइए कि आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड्स भी वापस आए होंगे, कितने लोग आपके साथ भारतीय जो नागरिक हैं, भारतीय छात्र हैं, वो वापस आए हैं? जिस सिटी से मैं आई हूँ खारकिव, वहाँ से उस टाइम के लिए हम बस 6 लोग निकले थे। हम सिर्फ 6 लोगों ने फैसला लिया था कि हाँ हमें यहाँ से निकलना है। हमने अपने दोस्तों से पूछा, बट उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि कहा गया था मेट्रोस के अंदर ही रहे, बट लेकिन हमने हिम्मत करी, हमने डिसाइड किया हमें यहाँ से निकलना है। तो मेरी सिटी से सिर्फ 6 लोग थे। बाकी जो ऑलरेडी बॉर्डर्स पे सिटीज़ हैं जैसे चेरनिवित्सी, टर्नोपिल, लवीव, वहाँ से 1000-2000 की संख्या में बच्चे थे, लेकिन खारकिव सिटी से सिर्फ 6 लोग निकले थे। सोशल मीडिया पर नेहा कुछ ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर भारतीय तिरंगा लगाकर गाड़ी के निकलते हैं तो उस गाड़ी को नहीं रोका जाता। कितनी सच्चाई है इस बात में? जी, इस बात पे सच्चाई है। हमारी बस के आगे भी तिरंगे का झंडा लगाया गया था फॉर सेफ्टी, कि अगर रशियंस ने कुछ देखा भी तो, या इंडिया का झंडा देख के शायद वो हमें छोड़ दें। ठीक है। और एक और वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रही थी कि बॉर्डर पर आर्मी द्वारा लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया गया है, मारपीट की गई है। क्या कुछ सच्चाई है? आप हालात से गुजर कर आई हैं, ऐसे क्या कुछ सच्चाई है इस बात में? एक्चुअली में जो बॉर्डर के लिए जो बैरियर्स बनाए जाते हैं कि इसके आगे नहीं जाना है, तो वहाँ पर इंडियंस काफ़ी धक्का मुक्की कर रहे थे। इंडियंस ही नहीं, काफ़ी अलग अलग जगहों के बच्चे भी धक्का मुक्की कर रहे थे। जो गाड़ी आ रही थी, वैन्स आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। एम्बुलेंस कुछ भी आ रही थी, उनके लिए वो जगह नहीं बना रहे थे। इसलिए इस चक्कर में काफ़ी टाइम बाद यूक्रेनियन आर्मी थोड़ा उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने थोड़ी फायरिंग चालू कर दी और सबको डराना शुरू कर दिया। तो वही वीडियोस वायरल हुई है। ओके, ठीक है। देखिए नेहा, जब आप यूक्रेन में थी, ऐसे हालातों के बीच में थी, तब आपके पेरेंट्स को काफ़ी चिंता हुई होगी, लेकिन फिलहाल आप घर पे सुरक्षित लौटी हैं। जब आप घर पे पहुंची तो किस तरह का माहौल पेरेंट्स में देखने को मिला? किस तरह की खुशी उनके चेहरे पर आई, वो थोड़ा बयान कीजिए। पेरेंट्स तो बहुत खुश थे। सारे रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले सभी मेरे पास आए, मेरा स्वागत किया। हाँ, वो सब बहुत खुश थे। बट एक अंदर से वो मायूसी भी थी कि बाकी बच्चे भी आ जाएं, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त वहीं पे थे फंसे हुए। बाकी अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इंडियन जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं बुरे हालातों के बीच में। क्या कुछ आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगी कि उन बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आएँ
मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये तो बोल दिया गया कि बॉर्डर के पास आ जाओ, हम तुम्हें ले जाएंगे, बट अपने अपने शहरों से बॉर्डर तक का सफ़र बहुत कठिन है। तो बस उसका एक अरेंजमेंट किया जाए कि वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचाने का, क्योंकि उसी बीच रास्ते में बॉम्बिंग्स हो रही है, रशियंस अटैक कर रहे हैं, वही एक कठिन रास्ता है। तो वहीं पे एक हेल्प चाहिए कि हाँ, आप वहाँ से हमें बॉर्डर तक पहुँचाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो ये है अंबाला की बेटी नेहा, जो यूक्रेन से सुरक्षित भारत लौटी हैं, अंबाला वापस लौटी हैं। भारत वापस लौटने के बाद इनके पेरेंट्स में जाहिर सी बात है कि खुशी की लहर है। जब अपना बच्चा इतनी मुसीबतों से निकलकर सुरक्षित घर लौटता है तो पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होते हैं। ऐसे में नेहा ने यह भी भारत सरकार से अपील की है कि जितने भी बच्चे अभी मुश्किल हालातों में यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनका भी अच्छा अरेंजमेंट भारत सरकार करे ताकि उनको भी सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। बता दें कि अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से नेहा ने पहले भी भारत सरकार से अपील की थी और एक बार फिर से भारत सरकार से उनकी गुहार है कि बाकी बच्चों को भी सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। फिलहाल अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। यूक्रेन से कई भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत में सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। ऐसे में कुछ समय पहले हमने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी जहां पर अंबाला की बेटी यूक्रेन में फंसी हुई थी और उसने भारत सरकार से सुरक्षित उन्हें वापस भारत लाने की अपील की थी। अब अंबाला की बेटी अंबाला में सुरक्षित वापस आ चुकी है और इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नेहा पढ़ाई करने गई थी यूक्रेन में MBBS की और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुरक्षित घर लौटी है, क्या कुछ वहां के हालात रहे, किस तरह से इन्होंने मुश्किलों का सामना किया, ये सब हम इनसे बातचीत करेंगे। नेहा, सबसे पहले तो बताएं कि आप यूक्रेन में कितने समय पहले गई थी और क्या पढ़ाई वहां पर करने गई थी? मैं वहाँ 4 साल पहले गई थी और MBBS की पढ़ाई करने गई थी। नेहा, किस तरह से वहां पर हालात थे, किस तरह की मुश्किलों का आपने सामना किया, क्योंकि लगातार बॉम्बिंग की जो तस्वीरें हैं